चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस। तो अपने पहला टॉपिक जो जा रहे हैं, ओके, द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग इनटू, जस्ट वन सेकेंड। रोज ये मेरा फोल्डर कहाँ चल जाता है, ये रखूँ। तो मैं हर समय आपके मैसेजेस देख नहीं पा रहा हूँ, तो आपको लिख के फ़ायदा नहीं होगा। ट्राई टू कंजर्व योर एनर्जी, और एनर्जी उस समय एग्जॉस्ट कीजिएगा जब मैं उसको देखूँगा। तो अकॉर्डिंगली अपने डेरिवेटिव वाले पोर्शन में आते हैं। ये बॉन्ड चल रहा है, इक्विटी चल रहा है, ये म्यूचुअल फंड मर्जर, गिरा। तो डेरिवेटिव वाले पोर्शन में एक बाइनोमियल का और एक ब्लैक शोल्स का पहले दो सम्स करते हैं, ठीक है ना। एक बाइनोमियल का और एक ब्लैक शोल्स का। तो ये बाइनोमियल का सम है, ठीक है। देखिए मैंने इसका हेडिंग क्या डाला है। तो ये जो बाइनोमियल का सम है, इसमें रिस्क न्यूट्रल वर्सेस रियल वर्ल्ड प्रोबेबिलिटी एंड डेल्टा न्यूट्रल अप्रोच। तो बाइनोमियल में अपने रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं ना, वो जो P इंटू सी यू 1 माइनस P इंटू सी डी। तो वो जो P कौन सा यूज़ करते हैं, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर, जस्ट वन सेकेंड। सो बाइनोमियल में ये अपना S होता था शेयर प्राइस, ये ऊपर का दाम US, नीचे का दाम DS। अपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालते थे P और 1 माइनस P। P का फॉर्मूला क्या था बताएंगे? P का फॉर्मूला क्या था प्लीज़ बताइए। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था प्लीज़ बताइएगा। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? शिवम बोल रहा है ये क्वेश्चन बुक में है। तो शिवम मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो बुक में नहीं है। कल भी तो बात हुआ ना, अपने एकदम नई तरह के क्वेश्चंस जो कभी भी किताब में नहीं आए हुए हैं, जो मैंने एकदम हाई फाई वैसे आउट ऑफ द वर्ल्ड वैसा नहीं करा रहे हैं। अपने जो आ सकते हैं वही करवा रहे हैं। यस, सौरभ ने फॉर्मूला दिया, रक्षित ने फॉर्मूला दिया, आकृति ने फॉर्मूला दिया, R माइनस डी डिवाइड बाई U माइनस डी। ये फॉर्मूला था रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी का। और जाहिर है 1 माइनस P तो निकाल ही लेंगे। यहाँ पे कैपिटल R था रिस्क फ्री का फैक्टर, U था अप मूव का फैक्टर, D था डाउन मूव का फैक्टर। यहाँ पे लास्ट में अपने इधर में निकालते हैं कॉल का पे ऑफ CU या पुट है तो PU, पुट का पे ऑफ और ये CD, और उसके बाद P इंटू CU प्लस 1 माइनस P इंटू CD डिवाइड बाई कैपिटल R, है ना। C0 का जो फॉर्मूला होता है P इंटू CU प्लस 1 माइनस P इंटू CD डिवाइड बाई कैपिटल R। तो ये बाइनोमियल मॉडल का कॉन्सेप्ट था। पर ये जो मेथड था इसको बोलते थे रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। बाइनोमियल में ऑप्शन को वैल्यू करने का और भी अप्रोचेस था, जिसमें से एक था डेल्टा हेजिंग अप्रोच। डेल्टा हेजिंग अप्रोच जिसमें अपने एक रिस्क न्यूट्रल पोर्टफोलियो बनाते हैं, माने एक पोर्टफोलियो जो हेज्ड है, जिसमें शेयर का दाम चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका पे ऑफ सर्टेन है। उसमें कॉल बेचते हैं, शेयर खरीदते हैं, कॉल बेचते हैं, शेयर खरीदते हैं। कॉल बेचे बेरिश, शेयर बाई किए बुलिश, तो कॉल सेल और डेल्टा शेयर्स बाय, जिससे पोर्टफोलियो हेज्ड पोर्टफोलियो बने। और उसके बाद वो पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो RF होना चाहिए, उसके बेसिस पे ऑप्शन का दाम बैकआउट करते हैं। तो इस सब में वो भी है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन देख रहे हैं, एक सेकेंड। AB Limited's equity shares are presently selling at a price of 500 each. An investor is interested in purchasing the shares. The investor expects there is a 70% chance the price will go up to 650 or 30% chance it will come down to 450. तो ये जो 70 और 30 दिया है ये तो रियल वर्ल्ड प्रोबेबिलिटी है, ये तो फॉर्मूला से नहीं आया है। ओके, ये रियल वर्ल्ड प्रोबेबिलिटी है, 3 महीने का है, 3 months फ्रॉम नाउ।
there is a call option on the share of the firm that can be exercised only at the end of 3 months at an exercise price of 550. 550 strike price है. Calculate the following. If the investor wants a perfect hedge, what combination of the share and option should he select? Perfect hedge माने C माइनस डेल्टा S प्लस. कॉल बेचना है और डेल्टा शेयर बाई करना है. तो डेल्टा निकालने के लिए अपने एक बार डॉट कॉपी करते. डेटा क्या था? शेयर का दाम 500 है, ऊपर में शेयर का दाम 650 बोला है और नीचे में शेयर का दाम 450 बोला है. 650 और 450 और जो स्ट्राइक प्राइस है सब में वो स्ट्राइक प्राइस 550 है. तो अकॉर्डिंगली अगर दाम 650 हो गया तो कॉल का पे ऑफ क्या होगा, और दाम 450 हो गया तो कॉल का पे ऑफ क्या होगा. वेट कर रहा हूँ. शेयर का दाम 650 हो गया तो कॉल का पे ऑफ सी यू कितना है, और 450 हो गया तो सी डी कितना है. सी यू और सी डी बता दीजिए प्लीज़. आशुतोष, मैं बहुत सम धीरे धीरे करवा रहा हूँ, पर आपको अगर ये लग रहा होगा ना कि अपने बाइनॉमियल बहुत बढ़िया से करने वाले हैं तो बता दूँ कि बाइनॉमियल हमने क्लास में करीब 1.5 क्लास या 2 क्लास किया था, यानी 6 घंटे किया था. उतना समय तो अपने पास है नहीं. तो अगर आप दुखी होंगे कि बाइनॉमियल उस तरह से रिवाइज नहीं हुआ तो यस, दुखी होने का बनता है. यस, सी यू और सी डी क्या आ रहा है? सी यू आ रहा है, गलत लिखा है 150. सुमित ने गलत लिखा है. यही गलती एग्जाम में करके आओगे सुमित, ठीक है. सी यू 100 है, 650 माइनस 550 और सी डी 0 है बिकॉज स्ट्राइक प्राइस से कंपेयर करते हैं. ठीक है, उसने भी गलत लिखा है. हर्ष ने भी गलत लिखा है. ओके, हर्ष ने भी गलत लिखा था और यहाँ पायल ने भी गलत लिखा था और भी नाम छुप गए जो लोग ने गलत लिखा था. ठीक है, 650 माइनस 550 100 और सी डी है 0. तो जो सिली मिस्टेक जो ही बोलेगा ना सर मैंने भूल के सिली मिस्टेक कर दिया था, वही एग्जाम में होता है. और फिर एग्जाम के बाहर आके अपने सोचते हैं यार सर ने जैसे कराया था मैंने तो एग्जैक्टली वैसे करके आया था. स्ट्राइक प्राइस से कंपेयर करते हैं. कोई कोई बोल रहा है बोथ 100, पता नहीं 100 कैसे बोल रहा है. 450 अगर है तो 550 के नीचे है तो कॉल का वैल्यू क्या होगा? 0. ठीक है, कॉल ऑप्शन क्या होता है? ऊपर के लिए स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जाएगा तो जाके एक्सरसाइज्ड, वरना क्या लैप्स. तो 550 के ऊपर 650 100, 550 के नीचे 850 0. आई होप ये क्लियर है. अब डेल्टा का फॉर्मूला जो है वो था सी यू माइनस सी डी डिवाइड बाई यू एस माइनस डी एस. डेल्टा का फॉर्मूला यानी कि 100 माइनस 0 डिवाइड बाई 650 माइनस 450. 100 माइनस 0 डिवाइड बाई 650 माइनस 450 इक्वल टू 0.5. तो डेल्टा 0.5 आया. वैसे जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रिवाइज करके बैठा है वो स्टूडेंट को ऐसे फॉर्मूला वाइज नहीं ऐसे सोचना चाहिए यार शेयर का दाम 450 से 650 200 चेंज हो रहा है और कॉल का दाम 100 चेंज हो रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज क्या है? 0.5. ठीक है, तो अपने आप को अपग्रेड करो. जो लोग ऑलरेडी जानते हैं वो लोग अपग्रेड करो कि फॉर्मूला के बिना कैसे सोचे. तो 0.5 डेल्टा है. अकॉर्डिंगली C माइनस 0.5 S प्लस, ये आंसर है ना. पूछा है परफेक्ट हेज करने के लिए क्या करें, तो एक कॉल बेचे आधा शेयर खरीदे. सर आधा शेयर तो होता नहीं है, तो उस केस में 2 कॉल बेचे 1 शेयर खरीदे. दोनों आंसर अलाउड है. डेरिवेटिव करते समय अजम्पशन होता है कि पार्शियल शेयर्स आर अलाउड, तो पहला वाला आंसर भी करेक्ट है. पर कोई धरती पे आके सोचेगा कि आधा शेयर नहीं पॉसिबल है, तो 2 कॉल सेल 1 शेयर बाय, 2 कॉल सेल 1 शेयर बाय या 1 कॉल सेल आधा शेयर बाय. मेन है रेशियो आधा होना चाहिए, शेयर आधा होना चाहिए बिकॉज कॉल शेयर को सक नहीं पाएगा. कॉल केवल हाफ से मूव करता है, शेयर 1 से. तो इसलिए दोनों को संभालने के लिए आधा शेयर, जैसे 1000 कॉल सेल 500 शेयर बाय. ठीक है, वैसा है. ठीक है ना. ओके, तो ये आंसर हो गया फर्स्ट वाला. सेकेंड वाला जो है एक्सप्लेन हाउ द इन्वेस्टर विल बी एबल टू मेंटेन आइडेंटिकल पोजिशन रिगार्डलेस ऑफ द शेयर प्राइस. यानी कि ये प्रूव करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जो पोर्टफोलियो बनाया वो डेल्टा न्यूट्रल है. प्रूव करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जो पोर्टफोलियो बनाया उसका आइडेंटिकल पोजीशन होगा, यानी उसका मेरा क्लास में लैंग्वेज था रिस्कलेस पे ऑफ होगा, सर्टेन पे ऑफ. ठीक है, तो देखो 0.5 शेयर को तो बाद में बेचेंगे, जैसे 650 पे 325 आएगा. और जो कॉल ऑप्शन अगर एक्सरसाइज हुआ तो अपने अगेंस्ट में होगा बिकॉज सी माइनस किया हुआ है. सी माइनस माने ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा. ठीक है ना. तो अकॉर्डिंगली अपने अगर पे ऑफ देखें
तो यहाँ पे अगर दाम 650 हो गया, अगर दाम 650 हो गया तो 0.5 शेयर को 650 पे सेल करेंगे और कॉल का पे ऑफ 100 रुपया जाएगा, तो अपने पास आ रहा है कितना, 225। 225 देखा आपने, 225 आ रहा है, 225। और अगर 450 है, 450, तो 0.5 शेयर को 450 पे बेचेंगे और कॉल का पे ऑफ 0, तो कितना आ रहा है, 225। तो प्रूव कर दिया कि पे ऑफ आइडेंटिकल है। ओके, प्रूव कर दिया कि पे ऑफ आइडेंटिकल है। ठीक है, प्रूव कर दिया कि पे ऑफ आइडेंटिकल है। सलोनी पूछ रही है 0.5 S प्लस कैसे आया। सलोनी, आपको अजम्पशन है हमारा कि आप टॉपिक रिवाइज करके बैठे हैं। ठीक है, परफेक्ट हेज, हेज का मतलब होता है बेरिश बुलिश को काटना है। कॉल सेल किए ये बेरिश होता है, शेयर बाई किए ये बुलिश होता है। बट कॉल का डेल्टा 0.5 है, यानी शेयर अगर 1 रुपये से चेंज होता है तो कॉल हाफ से चेंज होता है, तो केवल आधा शेयर चाहिए कॉल को संभालने के लिए। जब मैं ये बोल रहा हूँ सलोनी, तो कितने सारे स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ सेंसिबल रहें कि बाइनॉमियल में अपने कितना टाइम लगाएंगे। अभी 20 मिनट, 15 मिनट, अपने आज 3 घंटे का तो बाइनॉमियल नहीं कर सकते हैं ना, और आपको लगता है कर सकते हैं तो आप गलत दिशा में बैठे हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली 225 आंसर है। सर आप तो प्रॉपरली डिक्टेट करके लिखा रहे नहीं हो, आप रफ कर रहे हो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, कांट हेल्प। ठीक है, तो 225 इज द पे ऑफ। नेक्स्ट, इफ द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 5% फॉर 3 month पीरियड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो अब रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है 5% और पूछा है वैल्यू ऑफ द ऑप्शन क्या है। तो अपने जो पोर्टफोलियो बना उस पर 225 पक्का आएगा, तो 225 का प्रेजेंट वैल्यू इस पोर्टफोलियो का दाम आज होना चाहिए। अगर आपके पास 225 पक्का आने वाला है तो आज उसके बदले आप क्या पैसा लगाएंगे, 225 का प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटेड एट आरएफ। अगर कोई चीज़ रिस्की आने वाला है तो अपने उसको रिस्क एडजस्टेड रेट से टानते हैं, कोई चीज़ सर्टेन आने वाला है तो उसको अपने रिस्क फ्री रेट से टानते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, इफ समथिंग इज रिस्क फ्री सर्टेन वी पुल इट एट आरएफ, इफ समथिंग इज अनसर्टेन वी पुल इट एट रिस्क एडजस्टेड रेट लाइक केसी। तो ये तो 225 सर्टेन है, वो 5% से टनेगा। देखते हैं 5% पर एनम लिखा है क्या। इफ रिस्क फ्री रेट इज 5% फॉर द 3 month पीरियड, फॉर द 3 month पीरियड बोला है, तो वो 3 month का ही 5% है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली पहले अपने पोर्टफोलियो का दाम निकालेंगे। तो निकाल रहा हूं थर्ड पार्ट, कॉस्ट ऑफ रिस्क फ्री पोर्टफोलियो टुडे, कॉस्ट ऑफ रिस्क फ्री पोर्टफोलियो टुडे इक्वल टू 225 डिवाइड बाय 1.05। बताइएगा क्या आ रहा है, 225 बाय 1.05 कितना आ रहा है ये, 225 बाय 1.05, 225 डिवाइड बाय 1.05, राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं, कितना है 214.29, 214.29। अब जो राउंड ऑफ का पूछता रहता है ना, सर कितना राउंड ऑफ करे, विकास जो आपने क्वेश्चन पूछा है मैं 2 मिनट बाद जवाब दूंगा उसका। ठीक है विकास, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका 2 मिनट बाद जवाब दूंगा। 214.29, 214.29, तो यहाँ पे पॉइंट के पहले 214 है, तो जब पॉइंट के पहले दो डिजिट या 3 डिजिट रहता है तो अपने 2 डेसिमल प्लेस जरूर लेते हैं। ठीक है ना, अब पॉइंट में 0 पॉइंट समथिंग होता है तो वी हैव टू टेक 4 डेसिमल प्लेस। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कॉमन सेंस। तो 214.29। अब मयंक ने लिखा था ये आंसर है, रॉन्ग है। अगर कोई ये आंसर लिख के आता है ये रॉन्ग है। ये किसका दाम है, ये पोर्टफोलियो का दाम है कि कॉल ऑप्शन का दाम है। ये जो आया 214.29 किसका दाम है, पोर्टफोलियो का दाम है कि कॉल ऑप्शन का दाम है। मैंने पूछा ये जो आया बताए प्लीज, मैत्री, हर्षिता, सुमित, प्रियंका, प्रतीक्षा, प्रेरणा, मनप्रीत, आशीष, अजिंक्य, सत्यजीत सिंह, प्लीज बताइए ये जो 214.29 है ये पोर्टफोलियो का दाम है कि कॉल ऑप्शन का दाम है, किसका दाम है ये। यस जवाब आया, पोर्टफोलियो का दाम है, ये पोर्टफोलियो का दाम है। वो आपसे पोर्टफोलियो का दाम नहीं पूछा है। ठीक है, शुभम ने बोला कॉल ऑप्शन का दाम है, गलत बोला, ये पोर्टफोलियो का दाम है। बिकॉज 225 रुपया कॉल ऑप्शन का पे ऑफ नहीं था। भूषण ने गलत बोला है। ठीक है, कॉल का दाम नहीं है। आरती ने गलत बोला है, कॉल का दाम नहीं। खुशी ने गलत बोला है, कॉल का दाम नहीं है, पोर्टफोलियो का दाम है। ठीक है, ये पोर्टफोलियो का दाम है। 225 किसका पे ऑफ था,
225 पोर्टफोलियो का पे ऑफ था। देखिए जो पोर्टफोलियो बनाए थे उसका पे ऑफ था। कॉल का पे ऑफ तो 100 और 0 था। कॉल का पे ऑफ तो 100 और 0 था। 225 तो पोर्टफोलियो का पे ऑफ था। तो ये पोर्टफोलियो का दाम है। आप यही आंसर लिख के आ जाएंगे और पूरा आंसर 0 आएगा। 0 सब पार्ट मार्किंग देगा क्या? नहीं देगा वो, ठीक है ना सर। वो लोग तो बोला था देगा, वो लोग बोला था नहीं देगा, मालूम है। तो उस केस में इस पोर्टफोलियो का दाम 214.29 है। अब पोर्टफोलियो में क्या था? C माइनस 0.5 S प्लस ये था। तो आज अगर C माइनस करेंगे, आज अगर 0.5 S प्लस करेंगे उसमें अपना जाएगा 0.5 इंटू 500। आज अगर 0.5 शेयर बाई करेंगे, उसको बाई करने में 0.5 इंटू 500 जाएगा। और आज कॉल बेचेंगे तो कॉल प्रीमियम आएगा, तो आउटफ्लो क्या होगा? 0.5 शेयर का दाम माइनस कॉल का प्रीमियम इज इक्वल टू 214.29। 0.5 शेयर आज खरीदेंगे तो 0.5 इंटू 500 जाएगा और कॉल का प्रीमियम नहीं पता, वो आएगा। तो 0.5 इंटू 500 माइनस C0, 0.5 इंटू 500 माइनस C0 इक्वल टू 214.29। तो देयरफॉर C0 इक्वल टू व्हाट? यस, राहुल ने जवाब दिया। C0 इक्वल टू 35.71। C0 इक्वल टू 35.71। C0 इक्वल टू 35.71। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले आपसे पोर्टफोलियो बनाया जिसमें कॉल सेल किए, स्टॉक बाई किए, जिससे कि पे ऑफ सर्टेन है, फिर उसका पीवी निकाले तो पोर्टफोलियो का दाम पता चला। पोर्टफोलियो का दाम होना क्या चाहिए? शेयर का दाम माइनस कॉल का प्रीमियम इक्वल टू, और बैक कैलकुलेशन से निकाले। दिस इज द डेल्टा हेजिंग अप्रोच। डेल्टा हेजिंग अप्रोच, ठीक है, डेल्टा हेजिंग अप्रोच। इसीलिए तो वो जो 0.5 है ना डेल्टा, उसको हेज रेशियो बोलते हैं। थियरी के लिए बता रहा हूं, वैसे थियरी आएगा नहीं। 0.5 जो डेल्टा है उसको हेज रेशियो बोलते हैं, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ए हेज्ड पोर्टफोलियो, ठीक है। डेल्टा को हेज रेशियो बोलते हैं। ये एक ऑप्शन ग्रीक के नोट्स पे लिखाए हुए है। जो ऑप्शन ग्रीक किए थे ना, डेल्टा थीटा गामा वेगा, उसमें डेल्टा के नोट्स पे बताया हुआ है कि डेल्टा इज नोन एज द हेज रेशियो, ठीक है। 35.71। एक स्टूडेंट पूछ रहा था बार बार, 3-4 स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर, क्वेश्चन सुनिएगा सर, जो शुरू का आंसर था ना, वो शुरू का आंसर हम लोग ये दे सकते हैं क्या? C प्लस 0.5 S माइनस। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना कि हेज्ड पोर्टफोलियो बनाइए, उसमें क्या हम लोग कॉल बाय और 0.5 शेयर सेल दे सकते हैं? अगर आप लॉजिकली पूछोगे तो आंसर है यस। अगर लॉजिकली पूछोगे तो आंसर है यस। एग्जाम वाइज पूछोगे तो आंसर है नो। आई रिपीट, कॉल बाय 0.5 शेयर सेल लॉजिकली यस, दिस इज ऑल्सो डेल्टा न्यूट्रल। बट अगर आप पूछोगे एग्जाम वाइज तो नो, कारण कि फालतू में शेयर शॉर्ट सेल हो रहे हैं। शेयर शॉर्ट सेल हो रहे हैं यहाँ पे, शायद क्या पता शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है। दूसरा बात है, अगर ऐसा करेंगे ना तो पे ऑफ माइनस 225 आएगा। सेकंड क्वेश्चन में पे ऑफ माइनस 225 आएगा, तो पे ऑफ माइनस आएगा तो प्रेजेंट वैल्यू माइनस 214 आएगा, तो बहुत गंदा हो जाएगा। तो बुक्स वगैरह कहीं पे भी ऐसा किया हुआ नहीं है, इसलिए मत करना, इसलिए मत करना। डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो में हमेशा शेयर बाई करना है, इसलिए कॉल सेल, ठीक है, डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो में। तो होप मैंने समझा दिया है, मैंने समझा दिया है, ठीक है ना। एक दूसरा बच्चा पूछ रहा है रजत कि सर ये P वाले मेथड से कर सकते हैं क्या? P वाले मेथड से प्रोबेबिलिटी इंटू CU 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इंटू CD, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बट सिंस अपना सॉल्यूशन ऑलमोस्ट हो गया है तो ये वाला मेथड भी आपको आना चाहिए। ओके रजत, अगर आपको ये नहीं आता, आप डरते हैं, तो कहीं ना कहीं फंसेंगे। एक तो एग्जामिनर सिंस वैसे पूछ रहा है तो उसको क्या पता थर्ड पार्ट समझ में नहीं आए, ठीक है, कि आपने क्या सॉल्व किया, ऑल्दो आपका आंसर मैच करेगा। तो अगर अपने दूसरे मेथड से करें तो चलिए निकालते हैं। बताइए इस सब में R क्या है? इस सब में R क्या है? 1.05। इस सब में U क्या है? 650 बाय 500। इस सब में D क्या है? 450 बाय 500। प्लीज बताएंगे U और D क्या आ रहा है? मैं इसको ऑल्टरनेट सॉल्यूशन में कर रहा हूं, पर ऑल्टरनेट सॉल्यूशन में एडवाइज नहीं कर रहा हूं इस सम के लिए, जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे, रिस्क न्यूट्रल मेथड। हर्ष को ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है, आई होप आई कैन प्रे दैट आपका ठीक हो जाए ऑडियो प्रॉब्लम हर्ष, पर आप जवाब तो बहुत तेजी से दे रहे हो बीच बीच में, तो आई फील आप मैनेज कर पा रहे हो। यस, U और D क्या आया? U आया 1.3, थैंक यू मयंक, और D आया 0.9। और भी बहुत जन रिप्लाई दिया, सुरभि एंड ऑल ने 1.3 और 0.9, ठीक है। तो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था R माइनस D डिवाइड बाई U माइनस D। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था R माइनस D बाई U माइनस D। सुमित, शुभम, दिव्यांश, दिव्या,
सौरभ, ऋषि, खुशी, आंचल, यशवी, मेघा, प्लीज बताइए प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है। आकाश, प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है प्लीज बताइएगा। 1.05 माइनस 0.9 डिवाइड बाय 1.3 माइनस 0.9, 0.375, 0.375 प्रोबेबिलिटी आ रहा है। तो ये रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी है 0.375, 0.625, जबकि सब में लिया हुआ था 70-30, 70-30 था किसी का फोरकास्ट रियल वर्ल्ड। ये रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी है। तो जब भी आप बाइनोमियल का सम करोगे ऑप्शन का वैल्यूएशन तो आप रिस्क न्यूट्रल से करोगे। तो अकॉर्डिंगली ये 0.375 हो गया। इनफैक्ट इसको पी स्टार बोल देते हैं। चलो ये जो दिया हुआ था सम में वो सपोज पी स्टार था 0.7, 0.3 और हमने जो निकाला 0.375 और 1 माइनस पी इज 0.625, वो रिस्क न्यूट्रल है। तो उस केस में अपना सी यू और सी डी क्या आया था, अपना सी यू आया था 100 और सी डी आया था 0। तो वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन क्या हो गया 0.375 इंटू 100 प्लस 0.625 इंटू 0 डिवाइड बाय 1.05। चेक कीजिए 0.375 इंटू 100 पी इंटू सी यू ग्राफ से दिख रहा होगा, प्लस 1 माइनस पी इंटू सी डी उसका प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर। 0.375 इंटू 100 समेशन पी एक्स किया है ऊपर में, प्लस 0.625 इंटू 0 द होल डिवाइडेड बाय 1.05। कोई बोल रहा है 1.5 कैसे आया, 1.5 कहाँ निकाला है मैंने, आई डोंट नो। आप 1.5 कहाँ से बोल रहे हैं। आंसर 35.71 आ रहा है। आंसर इज 35.71। ठीक है, ये रिस्क न्यूट्रल मेथड से हो गया 35.71। अगर कोई ये पूछ रहा है 1.05 कहाँ से आया, 5% 3 महीने का ब्याज दिया हुआ था तो 1.05। विधि अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। आपको पता है हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, वही वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना चालू कर दीजिए। ठीक है ना, बिकॉज और कोई उपाय तो है नहीं। ठीक है, 1.05 रिस्क फ्री रेट 5% था 3 मंथ्स का। नॉर्मली अगर साल का रेट दिया रहता है, क्लास में कैसे कराया हुआ है, क्लास में कैसे कराया हुआ है याद करा रहा हूँ। क्लास में जो अपने को आरएफ दिया रहता है वो पर एनम दिया रहता है, पर एनम। तो क्लास में कराया हुआ है कैपिटल आर का फॉर्मूला या तो 1 प्लस आर टी या 1 प्लस आर पावर टी या ई पावर आर टी। क्लास में ऐसे कराया हुआ है बिकॉज वहाँ पे आरएफ पर एनम दिया रहता है, यहाँ पे आरएफ डायरेक्टली 3 महीने का दिया हुआ था तो कोई टी का बात ही नहीं था, सीधा 1.05। आई होप ये क्लियर है। क्लास के जो भी सम्स थे उनमें सब में पर एनम इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था तो उसको 3 महीने बदलना पड़ता था टी के हेल्प से। आई होप ये क्लियर है। ठीक है ना, ओके, आई होप ये क्लियर है, आई होप ये क्लियर है। अब लास्ट पार्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द ऑप्शन। अगर तुमने आज ऑप्शन बाई कर लिया 35.71 पे, अगर तुमने आज ऑप्शन बाई कर लिया 35.71 पे, तो इन दैट केस क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न रियल वर्ल्ड प्रोबेबिलिटी से आएगा। ठीक है ना, यानी मैंने आज ऑप्शन बाई कर लिया, एक मिनट फिर से दिखा रहा हूँ, मैंने आज ऑप्शन बाई कर लिया C0 35.71 और बाद में जाके कॉल का वैल्यू या तो 100 हो गया या 0 हो गया, जिसका रियल वर्ल्ड प्रोबेबिलिटी 0.7 और 0.3 है। तो पूछ रहा है बताओ एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। तो बहुत ही आसान है, अपने को एक्सपेक्टेड क्या मिलने वाला है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ फ्रॉम कॉल, एक्सपेक्टेड पे ऑफ फ्रॉम कॉल इज इक्वल टू 0.7 इंटू 100 प्लस 0.3 इंटू 0 इक्वल टू वॉट 70। यानी कि 35.71 पैसा लगाए हैं और एक्सपेक्टेड है 70 मिलने वाला है। 35.71 पैसा लगाए हैं और एक्सपेक्टेड है 70 मिलने वाला है। तो अपना जो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न वो हो गया 70 माइनस 35.71 डिवाइड बाय 35.71 इंटू 100। 70 माइनस 35.71 डिवाइड बाय 35.71 इंटू 100। तो दिस इज कमिंग टू कितना परसेंट, 70 माइनस 35.71
डिवाइड बाय 35.71 इंटू 100, तो 96.02% आ रहा है। ये 96.02% आ रहा है, 96.02%। ठीक है, 35.7 में बाई किए थे और 70 रुपया एक्सपेक्टेड दाम हो जाएगा, तो 96.02%। ठीक है ना, 96.02%। जिन लोग भी रिवाइज करके बैठे हैं उन लोग का बहुत ही स्मूथली फ्लो हो रहा है, और जिन लोग रिवाइज करके नहीं बैठे हैं ना, उनको एक्चुअली चाहिए क्लास का स्पीड। क्लास में जैसे धीरे धीरे एक्सप्लेन करके और डिक्टेट करते थे, वो वाला स्पीड उनको चाहिए। तो ये तो रफ स्पीड हो रहा है ना, तो इसमें आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा। आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प, बिकॉज मेरा फोकस जाहिर है वो लोग हैं जिनका अगस्त या नवंबर में एग्जाम और जो रिवाइज करके बैठे हैं। ठीक है ना, तो बुरा मत मानिएगा। ये जो बाइनोमियल का सम है, इसके हेल्प से आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको बाइनोमियल का बाकी सारा सम्स आज ही कर लेना चाहिए। ये वाला सम किए, उसके बाद जो 5-6 सम्स बाइनोमियल का किया हुआ कर लीजिएगा। और जो बंदा उछलता है उसके लिए ये होमवर्क है, बाइनोमियल का सम होमवर्क कॉपी कर लो, फिर बोलना सर फोटो खींचने दीजिए, कॉपी कर लो बोल रहा हूँ। स्टॉक का दाम 500, मैच्योरिटी 6 मंथ, यूएस 700, सॉरी यूएस नहीं दिया हुआ है, बाइनोमियल में सिग्मा दिया हुआ है 30%, सिग्मा आर 8% पर एनम कंटिन्यूअस। फाइंड C0 यूजिंग बाइनोमियल। तो ये वाला सम जनरली लोग कर नहीं पाएंगे। कोई कर पाएगा तो बताएगा कि बाइनोमियल के सम में मैंने सिग्मा दे दिया है, बाइनोमियल के सम में मैंने सिग्मा दे दिया है, यूजुअली लोग कर नहीं पाएंगे। तो सर आप ये कराए क्यों नहीं कराए? बिकॉज इंस्टीट्यूट ने कहीं लिख नहीं रखा है। तो सर बहुत सारा चीज़ इंस्टीट्यूट ने लिख रखा है, वो आप बताइए, हज़ारों चीज़ें, देयर इज नो लिमिट। पर एक जगह एक सम था जिसमें इनडायरेक्टली यूज़ किया हुआ था, इसलिए मेरे ख्याल में आ गया तो मैंने शेयर कर लिया। इस सम को करने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि जो u है वो होता है e पावर सिग्मा रूट टी, और जो d होता है 1/u। तो जो एक्स्ट्रा जानना चाह रहे हैं ना, उसके लिए है कि अगर बाइनोमियल के सम में सिग्मा दे दिया तो u का फॉर्मूला है e पावर सिग्मा रूट टी, d का फॉर्मूला है 1/u। u का फॉर्मूला है e पावर सिग्मा रूट टी और d का फॉर्मूला है 1/u। मैं काफ़ी टाइम दे चुका हूँ, मैं इसको हटाने वाला हूँ स्क्रीन से। मैं काफ़ी टाइम दे चुका हूँ, मैं उसको हटाने वाला हूँ स्क्रीन से। अगर आपको कॉपी करना है तो आप कर लिए होंगे। मैं स्ट्राइक प्राइस देना भूल गया। स्ट्राइक प्राइस जो है वो भी 500 ही है, स्ट्राइक प्राइस भी 500 ही है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस भी 500 ही है। एक्चुअली कल बताने का समय मिलेगा नहीं, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो लगे हाथ तो बाइनोमियल बता रहे थे तो बता दिए। 2 पीरियड बाइनोमियल का सम्स अपने प्रैक्टिस किए थे, वो सारा सम्स आपको करना पड़ेगा। जो ही थोड़ी मैंने ये कराया तो ये सम हो गया। ठीक है ना, ओके। तो जो बताना था मैंने बता दिया। यू और डी, अगर यू और डी आप निकाल सकते हैं फिर तो सम में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है ना, ओके विथ यू। चलिए, आई होप ई पावर समथिंग निकालने का तरीका आता है। ई पावर समथिंग निकालने का क्लास में फ़ोन नंबर वाला तरीका क्या था? ई पावर समथिंग जो है उसको निकालने का फ़ोन नंबर वाला तरीका याद है ना? क्या था बताइएगा। कोई बोल रहा है इसका आंसर बोल दो यार। मैं थोड़ी आइजैक न्यूटन थोड़ी हो गया हूँ कि मैं यू भी निकाल लिया, डी भी निकाल दिया, या फिर मैं पहले से सोच के बैठा था आज ये सम दूंगा, ये आंसर है। अब एक ज्ञान पिपासु पूछ रहे हैं, आईसीआई ने बोला है वो लोग 30 जून तक स्टडी मटेरियल को एरर फ्री कर देंगे। ठीक है, एंड यू बिलीव इन इट, ग्रेट। पावर इंटू फोन नंबर +1 इंटू इक्वल टू 12 बार, एकदम करेक्ट है। पावर इंटू फोन नंबर +1 इंटू इक्वल टू 12 बार, और फोन नंबर था 0.000244172006। ठीक है, पावर इंटू फोन नंबर +1
इंटू 12 बार, और फ़ोन नंबर था 0000244172206। अब ये अगर कोई पूछेगा ना सर रुकिए धीरे से लिखा दीजिए, तब भाई नमस्ते आपको, नमस्कार, वो भी दूर से ही, सोशल डिस्टेंसिंग वाइज, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि सर ये स्टेप्स लिखा दीजिए, इसका मतलब आप क्लासेस कर नहीं रखे हैं, तो भाई हम आपको नहीं संभाल पाएंगे। अभी नेक्स्ट सब में जा रहे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट सम जो है वो ब्लैक-शोल्स मॉडल का है। नेक्स्ट सम जो है वो ब्लैक-शोल्स मॉडल का है। ब्लैक-शोल्स मॉडल में ऑब्वियसली फॉर्मूला है, फॉर्मूला को पुट करना है, आंसर निकालना है। मेरा जितना एक्सपीरियंस है पेपर्स देखने में, इन द सेंस दैट जो लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और अपना पेपर्स भेजते हैं मेरे को, उसमें जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ब्लैक-शोल्स का सम जब भी आया है लोग उसमें सिली मिस्टेक्स करके आते हैं और एग्जामिनर मार्क्स नहीं देते, 1 नंबर देता है, पूरा 1.5-2 पेज का सॉल्व किया हुआ 1 नंबर। तो इसका मतलब जो भी सोच रखा है कि ब्लैक-शोल्स मॉडल में तो है ही क्या यार, रटा हुआ फॉर्मूला याद करेंगे कर देंगे, आप राइट करके पाओ, आप राइट कर पाओ, उस पर कैलिबर है। समझ गए? आप राइट कर पाओ, उस पर कैलिबर है। आशुतोष जी, थोड़ी देर पहले आप वैसा क्वेश्चन पूछ रहे थे जिससे समझ में आया कि आप बाइनोमियल मॉडल रिवाइज करके नहीं बैठे हैं, अभी आप बोल रहे हैं ऑप्शन हेजिंग रिवाइज करा दो। तो एक्चुअली आपका बता रहा हूँ आशुतोष क्या है, आप चाह रहे हैं मैं सारा का सारा टॉपिक्स एकदम धीरे धीरे आराम से रिवाइज करा दूँ, जो कि मेरा यहाँ पे पर्पस नहीं है। आज अपने को डेरिवेटिव्स, आरएम, आईआरएम सब कवर करना है, एफआरए भी करना है, स्वैप भी करना है, ठीक है। तो अपने सारा चीज़ करना है, तो उसमें अपने उतना डिक कर नहीं सकते, ठीक है। आई एम रियली सॉरी। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर अ सर्टेन स्टॉक फाइंड द वैल्यू ऑफ अ कॉल ऑप्शन। तो बाइनोमियल के ब्लैक-शोल्स के सम में, ब्लैक-शोल्स के सम में अपने को यहाँ पे दिया हुआ है S0 80, X 75, सिग्मा 0.4, मैच्योरिटी 6 मंथ यानी हाफ, एनुअल इंटरेस्ट रेट 12% यानी R। तो पांचों इनपुट्स दिया हुआ है, S0, X, सिग्मा, T और R। 0.12, T 0.5, सिग्मा 40%। किसी कारण से डिस्कस कर रहा हूँ मैं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है डिस्कस करने में, बट सिली मिस्टेक नहीं हो इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपने को दिया हुआ है। अब सबसे पहले अपने को निकालना होता है ln S0/X। क्या पता सब में दिया हुआ हो, यानी अपने को चाहिए ln 80/75 इक्वल टू ln, तो 80 डिवाइड बाई 75 इज 1.0667, ओके, 1.0667, 1.0667। कोई पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर क्या है, तो भाई अभी बाइनोमियल किए तो उसके बाद वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। 1.0667 का ln यहाँ दिया हुआ है, ln 1.0667 इज 0.0646, ये रहा दिया हुआ है। पर और जितने बार भी ब्लैक-शोल्स का सम आया हुआ है तो ये वैल्यू दिया हुआ नहीं था, अपने को निकालना था ln। जो बाकी सारे सम्स ब्लैक-शोल्स के आए हुए हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 0.0646, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली आप लोग ln को कैलकुलेटर से भी निकाल लीजिए, आपका क्या आ रहा है। ऑफकोर्स जब दिया हुआ है तो उनका दिया हुआ ही यूज़ करेंगे, बट अदरवाइज़ आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, शायद आपको इसका तरीका निकालने का आता होगा। क्या तरीका था इसका? 1.0667 जिसका ln निकालना है उसका स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, 1.0667 उसका स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, फिर -1, फिर जो आया डिवाइड बाय 4 नंबर, 1.0667 उसका स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, फिर जो आया -1, फिर डिवाइड बाय 4 नंबर। चेक कर लीजिए आपका आ रहा है क्या। 1.0667 उसका स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 12 बार, और फिर जो आया -1, और फिर डिवाइड बाय 4 नंबर, डिवाइड बाय 4 नंबर। आशुतोष बोल रहा है आई गिव ऑल द आंसर्स करेक्ट ऑफ बाइनोमियल एंड यू टू कंफर्म द सेम। ग्रेट,
हो सकता है आशुतोष मैंने आपको अंडर एस्टिमेट कर लिया होगा, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, चलिए ब्लैक शोल्स पे अपना कैलिबर दिखाइए, आ रहा है, ठीक है ना। तो लोग ने कंफर्म कर लिया है, बिकॉज ln आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 डिवाइड बाय 4 नंबर। तो मेरे को लगता है यहाँ पे आप लोग मिस्टेक करोगे नहीं, ठीक है। अब है D1 जो है उसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, आपको लेके जाना पड़ेगा कोई ना कोई तरीका, पर लेके जाएंगे तो बाथरूम से आते हुए जब तक एग्ज़ाम हॉल में फिर से आएंगे तब तक भूल जाएंगे। R प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। आई कैन सी आप लोगों ने फॉर्मूला बोर्ड पे लिख दिया है, द होल डिवाइड बाई सिग्मा रूट टी, ये फॉर्मूला था। दिस वॉज द फॉर्मूला ln S0 बाई एक्स प्लस R प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी द होल डिवाइड बाई सिग्मा रूट टी। शिखा बोल रही है ln का कैलकुलेशन रिपीट कर दो प्लीज़। शिखा बिलीव मी रिपीट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने करीब 10 बार चिल्ला चिल्ला के बोला था, ठीक है। और एक बार रिपीट करूंगा भी, अभी तो एकदम फास्ट करूंगा, तो फास्ट में आपको लगेगा इतना फास्ट रिपीट किए, तो आप उसको छोड़ो, बाद में देखना। तो अकॉर्डिंगली पुट किए अपने 0.0646 प्लस 0.12 प्लस 0.4 स्क्वायर बाई 2 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 0.4 रूट ओवर 0.5। तो इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बिकॉज कुछ ग्रेट चीज़ नहीं है, पर इसको आराम से निकालना पड़ेगा, इसको आराम से निकालना पड़ेगा। तो इसको जो निकाला है स्टूडेंट्स ने बोल रहे हैं 0.5817 आ रहा है। आप लोग भी चेक कर सकते हैं, जो बिजी नहीं है मैसेज टाइप करने में वो लोग चेक कर सकते हैं। आप कैसे याद कर रखे हैं फॉर्मूला? मैंने कम से कम 50 लाख बार ये फॉर्मूला किया होगा, एज अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ, एज अ पार्ट ऑफ टीचिंग लाइफ, एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। सो देर इज नो कंपैरिजन टू मी, ठीक है। माई होल बॉडी इज ऑप्शन, यू नो, इफ यू हैव स्टडीड फ्रॉम मी। जो एक चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा आता है वो ऑप्शन। 0.5817 0.5820 आ रहा है काफ़ी जन का, 0.5819 आ रहा है, ठीक है। तो 0.5820 मान लेते हैं, किसी का 1719, किसी का 20 आ रहा है, 0.5820, ठीक है ना, 0.5820। तो अभी D2 निकालें, D2 इज इक्वल टू D1 माइनस सिग्मा रूट टी, D2 इक्वल टू D1 माइनस सिग्मा रूट टी। तो बताइए D2 क्या आ रहा है? D1 माइनस सिग्मा रूट टी। सिग्मा रूट टी तो आपका निकला होगा ना 0.4 रूट ओवर 0.5। तो NS अजय बोल रहा है 0.2992 बोल रहा है, NS अजय 0.2992। सौरभ सोनी भी 0.2992 बोल रहा है। सुमित शर्मा, अदिति 0.2992, आदर्श, आशुतोष 0.2992 सभी जन बोल रहे हैं, ठीक है ना। काजल, श्रेया, मयंक 2991 बोल रहे हैं। तो 0.2992 मान लेते हैं, 0.2992। अब ध्यान से सुनिएगा प्लीज सब जन, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, सुनो प्लीज, ठीक से सुनो, एक बार रुक जाओ और ठीक से सुनो। क्लास में कराते हुए ब्लैक शोल्स का पहले आप लोग फॉर्मूला सफ़र किए, सफ़र करने के बाद मैं देख रहा ही नहीं हूँ स्क्रीन को, आपको जो टाइप करना है टाइप करते रहिए। मैं बोल रहा हूँ एक बार रुक जाइए, पहले फॉर्मूला बताते हैं, लॉजिक बताते हैं, तब तक इंसान बहुत भारी हो जाता है। तो हम लोग एज अ टीचर डर जाते हैं कि यार और क्या बताए, क्योंकि D1 और D2 का ये जो वैल्यू है ना, ये मिलेगा नहीं टेबल में। टेबल में 0.05 का मल्टीपल्स में मिलता है, माने 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45 ये सब मिलता है, बीच का नहीं मिलता है। तो क्लास में क्या बोला था, जो भी आए उसको क्लोजर राउंड ऑफ कर देना और सीधा टेबल देख लेना। बट इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं कर रहा है, इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं कर रहा है, वो क्लोजर राउंड ऑफ करके ऐसे नहीं कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली आंसर मैच नहीं होगा। तो क्लास में से ऐसा क्यों बोला? डर गए थे यार, ठीक है। ऑफकोर्स रिसेंट बैचेस में पूरा भी करवाए हैं, बट डर गए थे, बिकॉज इतना भयानक कैसे सहोगे। कोई बात नहीं है, आज का रिवीजन क्लास की वजह से प्रैक्टिस हो जा रहा है। तो अपने को इंटरपोलेशन से निकालना पड़ेगा, ये वैल्यूज़ कैसे निकलेगा। पहले तो बता दे, अगर आपको याद हो तो जो ND1 ND2 होता है, जैसे अगर ये D1 आया तो ND1 ये वाला पार्ट होता है, ND1 ये वाला पार्ट होता है, जबकि टेबल में अपने को ये मिलेगा।
तो फॉर्मूला लिखाया हुआ है वन माइनस टेबल। अगर D1 D2 पॉजिटिव आता है तो एन D1 होता है 1 माइनस टेबल, क्योंकि टेबल में अपने को एरिया इन 1 टेल मिलता है, तो अपने को 1 माइनस टेबल करना पड़ता है। ये अगर कोई वापस से रिपीट करने बोला मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, बिकॉज अपने पास उतना समय नहीं है। और अगर नेगेटिव आता है, अगर नेगेटिव आता है बाई चांस D1 या D2, अगर नेगेटिव आता है, यहाँ तो ज़ीरो है ना, नेगेटिव आता है D1 तो स्ट्रेट अवे टेल मिलता है, ये क्या होता है एन D1। तो क्लास में ये बताया हुआ है कि पॉजिटिव आने से 1 माइनस टेबल, नेगेटिव आने से टेबल, ये क्लास में बताया हुआ है, ठीक है। अब मेरे को तो इनफैक्ट डर लगता है, सुन लीजिएगा क्या, अगर आप पे पेशेंस है सुनने का, कि अगर बाई चांस एग्जाम में ऐसे हुआ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी दे दिया, एरिया इन द टेल नहीं दिया, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, तो पता है अगर D1 पॉजिटिव आया तो आपने D1 देखा तो सीधा एन D1 टेबल होगा, 1 माइनस टेबल नहीं। और अगर D1 नेगेटिव आया, नेगेटिव तो अपने को करना पड़ेगा 1 माइनस टेबल, मतलब उल्टा फॉर्मूला हो जाएगा। और आप मेरे को हो सकता है कोसोगे कि सर आपने गलती क्यों लिखाया था। मैंने जो लिखाया है, रटवाया है क्लास में, वो ये अज्यूम करके लिखाया है कि जिस तरह का टेबल सीए इंस्टीट्यूट का दिया हुआ है ना, एरिया इन 1 टेल, उसके हिसाब से रटाया है कि पॉजिटिव आया तो 1 माइनस टेबल, नेगेटिव आया तो टेबल। बट अगर D1 अगर अपने को क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी एग्जाम में दे दिया, तो फॉर्मूला रिवर्स है, माने पॉजिटिव आया तो टेबल, नेगेटिव आया तो 1 माइनस टेबल। कैन आई रिपीट फॉर द लास्ट टाइम? क्लास में ये मान के कराया हुआ है कि अपने को एरिया इन 1 टेल दिया हुआ रहेगा, एरिया इन 1 टेल। तो उस केस में पॉजिटिव आया D1 D2 तो एन D2 होगा 1 माइनस टेबल, नेगेटिव आया तो टेबल, ये कराया हुआ कॉपी में। पर अगर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी दे दिया तब सीधा अगर D1 D2 पॉजिटिव आया तो एन D2 क्या होगा टेबल, और नेगेटिव आया तो 1 माइनस टेबल होगा। आई कैन नॉट रिपीट फर्दर, मैं वापस से रिपीट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। अब जो D1 है 0.5820 आया है अपना, 0.5820 D1 0.5820। तो अगर अपने टेबल देखेंगे तो टेबल में अपने को 0.55 का मिलेगा और 0.60 का मिलेगा, और अपने को चाहिए 0.5820 का, समझ गए। तो अकॉर्डिंगली अगर देखें यहाँ 0.55 का और 0.60 का पता है, 0.55 का 0.2912, 0.55 का है 0.2912 और 0.60 का है 0.2743, 0.2743। तो अपने को ये निकालना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट x। और चेक कर ले क्यूमुलेटिव है कि एरिया इन द टेल है, एरिया इन द टेल है, देख लीजिए एरिया इन 1 टेल है, एरिया इन 1 टेल, ठीक है ना, एरिया इन 1 टेल है। अब तो अकॉर्डिंगली अपने को ये पता लगाना, ये पता लगाने के लिए एज अ स्टूडेंट मैं तो इतने साल पढ़ा, तो मेरा हमेशा ये था कि इंटरपोलेशन करते समय ऐसे करना चाहिए, ऐसे। तो 0.5820 माइनस 0.55 डिवाइड बाय 0.60 माइनस 0.55 इक्वल टू x माइनस 0.2912 डिवाइड बाय 0.2743 माइनस 0.2912। बट सीए पढ़ाते हुए मेरे को एहसास हुआ कि अकाउंट्स वाला टॉपिक जो आप लोग करते हैं ना, तो उसमें बॉन्ड में या पता नहीं किस चैप्टर में इस तरह से आप लोग को इंटरपोलेशन सिखाया जाता है। और वो लोग ऐसे नहीं, वो लोग सीधा रटवा देते हैं। वो लोग सिखाए थे लोअर वैल्यू प्लस दिस डिवाइड बाय दिस माइनस दिस द होल इनटू दिस, मतलब ये जो x आएगा ना उसका जो रूप आएगा वो रूप रटवा देते हैं। तो अकॉर्डिंगली बच्चों को वो अच्छा लगता है, मेरे को कभी वो सूट नहीं किया, बिकॉज आई ऑलवेज फील दैट कितना रटेंगे, बिछा के करे तो बढ़िया, बिछा के करे तो बढ़िया, बिछा के करे तो बढ़िया। अभिषेक सिर सिकरावर पूछ रहा है पता कैसे चलेगा, वो लोग क्यूमुलेटिव दिया है कि एरिया इन द टेल दिया है, लिखा हुआ रहेगा, ये रहा लिखा हुआ था एरिया इन 1 टेल लिखा हुआ था। सर एरिया इन बोथ टेल दिया तो नहीं देगा, दो ही तरह का देगा, या तो एरिया इन 1 टेल और या फिर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, ठीक है, लिखा हुआ रहेगा वहां पे। सो अकॉर्डिंगली x का वैल्यू सॉल्व करने से आया क्या, x का वैल्यू क्या आया बताइएगा। 0.2804 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं,
0.2804 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, x इक्वल टू 0.2804 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, 0.2804। सुमित आप बार बार लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, आप लिखते रहो, ठीक है, मैं आपको इग्नोर कर रहा हूं। 0.2804 पर शुभम का 0.2784 आ रहा है। ज़्यादातर आंसर 0.2804 है, किसी किसी का 0.2811 है, तो मैं खुद चेक कर लेता हूं। तो अगर मेरे को फटाफट चेक करना होता तो मैं कैसे चेक करता, आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं सीधा स्लोप निकालता। स्लोप क्या हुआ, 0.2912 माइनस 0.2743 इक्वल टू, और डिवाइड बाय 0.05, डिवाइड बाय 0.05 जो यहाँ पे गैप है, तो स्लोप आया 0.338। अब उससे 55 और 58.2 में आगे जाना है 0.032, तो इनटू 0.032, ये जो निकाला, ओके, ये जो निकाला, ये जो आया, इसको मेरे को 0.2912 में से लेस करना है, माइनस 0.2912, तो 0.2804 आ रहा है, एकदम करेक्ट है, 0.2804। मेरा भी 0.2804 आ रहा है। देयरफॉर ND1 is equal to 1 minus 0.2804, and I believe many people will forget this। उनका इतना ज़्यादा मेहनत इंटरपोलेशन में लग जाएगा ना कि वो लोग 1 माइनस करना भूल जाएंगे। तो 1 माइनस 0.2804 इज 0.7196। 0.7196 का मतलब क्या था, किसी को पता है क्या? लेट्स सी कितना दम है किसमें। आशुतोष अब बताओ 0.7196 का मतलब क्या था? 0.7196 का इंटरप्रिटेशन क्या था? आशुतोष अब बताना 0.7196 का इंटरप्रिटेशन क्या था? लेट्स सी कौन बताता है, और जो बताएगा उसका नाम लूंगा पर आंसर नहीं बोलूंगा, जिससे उसके पीछे पीछे लोग बोल नहीं पाए। ऋषभ का नहीं, ऋषभ कुछ और बोल रहे हैं। 0.7196 का मतलब क्या है? 0.7196 का मतलब क्या है? लेट्स सी कौन बताता है। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी इज नॉट द इंटरप्रिटेशन। अनमोल, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन नहीं है। चिराग बोल रहा है कि हम लोग पहले से ही क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल को। यस, कर देंगे तो बढ़िया रहेगा, फिर बाद में 1 माइनस नहीं करना पड़ेगा। आयुष आपने बोला है पर गलत बोला है। आयुष आपने बोला है पर गलत बोला है। यस, रिचा का आंसर करेक्ट है। अभी तक रिचा का आंसर करेक्ट है। रिचा रजू का सेकेंड आंसर करेक्ट है। अमित शर्मा का करेक्ट है। रिचा का करेक्ट है, अमित शर्मा का करेक्ट है, और किसी किसी का मैंने मिस किया होगा। आयुषी का करेक्ट है, रूपा का करेक्ट है, शिवांग का करेक्ट है, अंशुल का करेक्ट है, ऋषभ का करेक्ट है। अब हो सकता है लोग कोई बुक देख के बोल रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो 0.7196 है, दिस इज डेल्टा हेज रेशियो। बाइनोमियल में जो डेल्टा निकालते ना, CU माइनस CD बाई US माइनस DS, ब्लैक शोल्स मॉडल में डेल्टा इज ND1, डेल्टा इज हेल्ड ND1। यानी अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले व्हाट इज अ डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो, तो जवाब क्या होगा बताइए। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो क्या है, तो बताइए जवाब क्या होगा। आदर्श नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और कैसे कैसे दे सकता है उसको बख्श दो, बिकॉज वरना पूरा क्लास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे हो जाएगा। तुमको पता है तो बढ़िया बात है। एग्जाम में टेल देगा या क्यूमुलेटिव देगा, जो मैंने बोला, और भी तरह से दे सकता है, पर उस पर नहीं जा सकते, लोग पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने बोला डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो क्या होगा। डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो क्या है? डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो अगर इस सब में पूछता तो डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो। यस, अंशुल का जवाब आया। पहला जवाब अंशुल गर्ग का आया है, अंशुल गर्ग का। दूसरा जवाब विपुल का आया है, विपुल का। आयुषी का आया है, वैष्णवी का आया है, ऋत्विक का आया है, भ्रमर का आया है, वैभव का आया है, यहाँ पे ऋचा का आया है, शुभम का आया है। ठीक है, एकदम सही है। तो दिस इज C माइनस 0.7196 S प्लस आज जो किए थे। तो ब्लैक शोल्स में भी डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो पूछ सकता है। सरप्राइज मत होइएगा, अगर नया सम आना है ना एग्जाम में, नया सम, तो ऐसा आएगा कि डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो, डेल्टा हेज पोर्टफोलियो ब्लैक शोल्स में पूछेगा। समझ गए? ओके, नेक्स्ट
D2 क्या था अपना? D2 था अपना 0.2992। D2 था अपना क्या था? D2 0.2992, 0.2992, यानी कि अपने को 0.25 और 0.30 के बीच में 0.2992 का निकालना है। तो जो एरिया दिया हुआ है 0.25 का 0.4013, 0.4013 और 0.30 का 0.3821, 0.3821। तो एक स्टूडेंट बोल रहा था कि सर शुरू में ही हम लोग 0.4013 के बदले 0.5987 लिख देंगे और 0.3821 के बदले 0.6119 लिख देंगे। हाँ चलेगा, तो बाद में 1 माइनस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही तो क्यूमुलेटिव का मतलब था। इस बार x का वैल्यू क्या आ रहा है? 0.2992 माइनस 0.25 डिवाइड बाय 0.30 माइनस 0.25 इक्वल टू x माइनस 0.4013 डिवाइड बाय 0.3821 माइनस 0.4013। ठीक है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ये सब हम लोग को दे क्यों रखे हैं एग्जाम में? वाई आर वी डूइंग ऑल दिस चीपनेस? ये लोग जो बात कर रहे हैं सिलेबस को रिवैम्प करने का, एरर फ्री करने का, यार अपना पहले टेम्परामेंट तो एरर फ्री करो, टेम्परामेंट, ओके, टेम्परामेंट तो एरर फ्री करो। ये सबसे क्या हो जाएगा चोमू लोग? नंबर 1 आपको ये सिखाना चाहिए ब्लैक शूल्स का क्या लिमिटेशन है, वो कहाँ अप्लाई होता है, रादर देन ये कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो जो भी है उनको पता है क्या? ND1 का फॉर्मूला बता दे तो मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना। व्हाट इज x? x इक्वल टू, तो x आ रहा है, स्टूडेंट्स बता रहे हैं x आ रहा है 0.3824 आ रहा है, 0.3824 शायद, सभी जन बोल रहे हैं x आ रहा है 0.3824। सो ND2 क्या हो गया? 1 माइनस 0.3824 इज इक्वल टू 0.6176। 0.6176 का इंटरप्रिटेशन याद होगा? 0.6176 का इंटरप्रिटेशन याद होगा? 0.6176 का इंटरप्रिटेशन याद होगा? 0.6176 का इंटरप्रिटेशन, 0.6176 का इंटरप्रिटेशन। नहीं, राउंड ऑफ मत करना, तुषार बोला ना मैंने, राउंड ऑफ मत करना। ये लोग का फिर आंसर मैच नहीं हो रहा है। D1 D2 को तुषार राउंड ऑफ करने के लिए बोल रहा है, मत करना राउंड ऑफ। तुषार यही तो बता रहा हूं, तभी तो इतना समय वेस्ट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉल बीइंग एक्सरसाइज्ड, यस करेक्ट है। आशुतोष, अभिषेक, बहुत जन ने इंटरप्रिटेशन दी है कि 61% चांस है कि कॉल एक्सरसाइज होगा, 61% चांस है कॉल एक्सरसाइज होगा, ठीक है। 0.6176 probability of the call being exercised, 0.6176. So C0 equal to S0 ND1 minus X by ERT ND2. This was the formula. Stock price into delta minus जो X पे करना उसका present value into the probability की पे करना है. Stock price into delta. Call option is what? Delta shares minus X रुपीस पे करना पड़ेगा एक्सरसाइज करने के लिए। तो स्टॉक का दाम शायद 80 था, 80 इंटू 0.7196, यानी एक कॉल 0.7196 शेयर के मुकाबले है, माइनस को पाने के लिए 75 देना पड़ेगा, जिसका प्रेजेंट वैल्यू e पावर 0.12 इंटू 0.5, और क्या चांस है पे करना पड़ेगा 0.6176, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। प्रियांशी बोल रही है आंसर 13.96 आ रहा है। ई पावर 0.06 है ये, ई पावर 0.06 इसका वैल्यू दिया है क्या सब में? यस दिया है, 1.062, इसका वैल्यू 1.062 दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान है, 80 इंटू 0.7196 माइनस 75 इंटू 0.6176 बाय 1.062, 13.96, 13.95, ये सब करीब आंसर आ रहा है।
13.96। देखते हैं इंस्टीट्यूट का क्या है। रिचा का 37 आ रहा है। रिचा कुछ मिस्टेक कर रहे हैं लगता है आप। सबका 13 आ रहा है और 37 आने का स्कोप ही नहीं है। ठीक है, 13.96 करीब आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इंस्टीट्यूट का आंसर क्या है। आई एम रियली सॉरी, किसी को लगता है कि मैंने बहुत समय वेस्ट किया ब्लैक शोल्स करा के। मेरे को मन डर लग रहा है कि ब्लैक शोल्स आने वाला है और डर लग रहा है कि आपको आता रहेगा फॉर्मूला, फिर भी कुछ मिस्टेक हो जाएगा। तो एक चेतावनी के रूप में ये क्वेश्चन था। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। $13.96 इंस्टीट्यूट का आंसर है। ठीक है, 13.96 इंस्टीट्यूट का आंसर है। और इंस्टीट्यूट ने यहीं पे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बताया है कि अगर हम लोग आपको क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी देते तो 0.25 का इतना देते तो आपको 1 माइनस टेबल नहीं करना पड़ता, बिकॉज क्यूमुलेटिव सीधा मिल रहा है। ठीक है, दैट वे। चलिए, तो बाइनोमियल हो गया, ब्लैक शोल्स हो गया। बाइनोमियल हो गया, ब्लैक शोल्स हो गया। मेघना पूछ रही है व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम टू बी गिवन इन द एग्जाम इन ब्लैक शोल्स। मेघना, सम राइट होना चाहिए, दैट्स द पॉइंट। हाँ, लॉजिकली अगर आप पूछोगे तो अगर कोई बंदा बढ़िया से एक्सपीरियंस्ड है, प्रैक्टिस करके गया है, 3 सम लिखित रूप से ब्लैक शोल्स का, या जिस दिन एग्जाम है उसके पहले सुबह में, उस दिन ही सुबह में एक सम बढ़िया से लिख के करके गया है, तो मेरे ख्याल से वो 10 मिनट से ऊपर नहीं लगाएगा। 10 मिनट में सम सलट जाएगा। ठीक है ना? ओके, चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक देख रहा हूँ किस में जाएं। थोड़ा सा ज़्यादा जिसका डिमांड था उस पे जाते हैं पहले, बिकॉज क्या पता पूरा हो नहीं पाए। ठीक है, तो जिसका डिमांड था पहले उस पे जा रहे हैं। तो जो डिमांड था, हाँ, एक तो इसका डिस्कस करना था, ये एफआरए का। एफआरए का जो हेजिंग का सम है, इंस्टीट्यूट उसमें प्रेजेंट वैल्यू कर रहा है पर उसके बाद कुछ गलत कर रहा है। मतलब कर रहा है बोलना गलत होगा, क्योंकि इस बार की है, जो नवंबर 19 का पेपर था उस पे इंस्टीट्यूट ने कुछ गलतियां की है। तो अगर सेम सम आएगा तो गलतियों को दोहराना पड़ेगा, सेम सम नहीं आएगा तो क्या करेंगे, वो सारा डिस्कस करना है। एफआरए का हेजिंग का सम डिस्कस कर रहे हैं। एक बार टॉपिक रिवाइज कर रहा हूँ। एफआरए का मतलब था फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। एफआरए का मतलब था फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, मतलब a contract to borrow or invest a certain sum of money in future। मैं इतना रुपया बोरो करूंगा या इतना रुपया इन्वेस्ट करूंगा फ्यूचर में, कब, कितने दिनों के लिए, वो सब स्पेसिफाइड है। ठीक है, एक्चुअली बोरोइंग और लेंडिंग तो होता नहीं है, एक्चुअली बेटिंग होता है। एफआरए बाई किया तो बेट लगा रहे हैं इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, एफआरए सेल किया तो बेट लगा रहे हैं इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा। टिपिकल एफआरए का जो प्रेजेंटेशन था दैट यूज्ड टू बी लाइक दिस, कि अगर अपने 6 into 9 एफआरए है और उसका कोटेशन है 8%/10%, तो आपको याद आ गया होगा इसका मतलब क्या है। 6 into 9 एफआरए है, उसका कोटेशन है 8%/10%, तो आपको ध्यान आ गया होगा इसका मतलब क्या है। अगर अपने बाई करते हैं 10% पे बाई एफआरए प्लस, यानी 2 इंटरप्रिटेशन था। पहला, आप बेट लगाए हैं कि 6 महीने बाद 3 मंथ लिबर 10% से ऊपर होगा। आपने बेट लगाया शर्त कि 6 महीने बाद जो 3 महीने का ब्याज है 10 के ऊपर होगा। दूसरा इंटरप्रिटेशन, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप बोरो करेंगे 6 महीने बाद 10% पे 3 महीने के लिए। ये सब पर एनम है। ओके, डिवाइड बाय 4 करना है इन सबको। ठीक है, ये 3 मंथ्स के लिए है, 6 और 9 के बीच में 3 मंथ्स के लिए। वैसे ही एफआरए सेल किया 8% पे, इसका मतलब नीचे का शर्त या फिर कॉन्ट्रैक्ट टू इन्वेस्ट। तो आई थिंक एफआरए का मतलब जो है वो मैंने यहाँ बता दिया है। ऑफकोर्स बहुत फटाफट बताया है। ठीक है, जितना समय मौजूद है उसके हिसाब से बताया है। एफआरए में किस तरह के सम्स आते हैं। पहला सम्स आता है स्पेक्यूलेशन का। स्पेक्यूलेशन मतलब किसी ने एफआरए बाई कर लिया, सपोज किसी ने एफआरए बाई कर लिया 10% पे, बाई कर लिया, नोशनल प्रिंसिपल 50 लाख। आप लोगों को कैलकुलेट करना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। किसी ने एफआरए बाई कर लिया
50 लाख का FRA बाई कर लिया। आफ्टर 6 मंथ आप लोग को जवाब देना है। आशुतोष देखूंगा आपका जवाब। आफ्टर 6 मंथ 3 मंथ लिबर इक्वल टू 13%। बताइए उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? FRA बाई किया है 50 लाख का, 6 महीने बाद 3 मंथ लिबर 13% हुआ। आपको बताना है कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। वेट कर रहा हूं। यस आशुतोष सही लिखा आपने, कैश सेटलमेंट। बताइए क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ? %13 रेट हो गया, हमने बाई किया था FRA, तो कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ? सब जन बोल रहे हैं प्रॉफिट हुआ। यस सही है, आप कैलकुलेट कीजिए कितना। पल्लवी, दिव्यांशी, आयुषी, मुकुल, माधव ने निकाला है। मेरे ख्याल से माधव आप एक स्टेप भूल गए हैं, जरा सा गलत है आपका। साहिल ने भी निकाला है, आपका भी जरा सा गलत लग रहा है। नहीं सही है, हो सकता है प्रेजेंट वैल्यू कर दिया हो, तो प्रेजेंट वैल्यू करना था, आप ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से माधव और उसका जो मैंने रॉन्ग बोला शायद सही है, आई डोंट नो, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। तो सबसे कॉमन आंसर जो मेरे स्क्रीन पे है 37,500 है। उसके अलावा एक बच्चे का 33,185 भी है। सबसे कॉमन आंसर स्क्रीन पे 37,500 है। जो 1.5 लाख आंसर दे रहे उन्हीं का तो डर है। जो लोग 1.5 लाख आंसर दे रहे हैं, यहाँ पे 75,000, उन्हीं लोगों का डर है, मेन तो उन्हीं का डर है। तो सिंस रेट बढ़ गया है, अपने शर्त जीत गए, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या होगा? 13 माइनस 10% ऑफ 50 लाख, पर ये सारा का सारा 3 मंथ्स के लिए करना है, 3/12, और इसका प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस 0.13 इंटू 3/12। तो कुछ जन 3/12 नहीं किए हैं और कुछ जन प्रेजेंट वैल्यू नहीं किए हैं। FRA का प्रॉफिट या लॉस होता है जो डिफरेंस है उसका पीरियोडिक का प्रेजेंट वैल्यू, जो डिफरेंस का पीरियोडिक का प्रेजेंट वैल्यू, डिफरेंस के पीरियोडिक का प्रेजेंट वैल्यू। बताइए क्या आ रहा है? बताइए क्या आ रहा है? परफॉर्मेंस इज नॉट वेरी गुड, ओके, बिकॉज जो आंसर अब आप लोग लिख रहे हैं वो आंसर किसी ने पहले लिखा नहीं था। किसी ने लिखा होगा, मेरे से छूट गया होगा, पॉसिबल है, पर 99% ऑडियंस ने लिखा 36,320। 36,320 इज द आंसर। 36,320 इज द आंसर। ठीक है, 10% का बेट था, 13% हो गया। सभी ने 13 माइनस 10 किया है, गुड। 50 लाख पे लगाया है, गुड। कोई 3/12 करना भूल गए, ठीक है। 3 मंथ्स का फायदा है, और उसका PV करना था बाजार के रेट से। बाजार का रेट 13% पर एनम है, तो 13% बाई 4, 1 प्लस दैट, उससे 36,320। तो 36,320 का प्रॉफिट है। तो ये FRA का पहला टाइप का सम है। ये FRA का पहला टाइप का सम है। वैष्णवी बोल रही है PV 10% पे होगा ना? नहीं वैष्णवी, PV जो है मार्केट रेट पे होगा, और जो मार्केट रेट है वो 13% है। ओके, कॉपी में जो सम्स कराए हुए उनको देख लीजिएगा। वैष्णवी, प्रेजेंट वैल्यू जो है, जो बाजार का रेट है ना 6 महीने बाद, उस पर होता है, ठीक है। जो FRA का रेट था उससे PV नहीं होता है, ठीक है। ओके चलिए आगे, इस पर रुक नहीं सकता हूँ, इस पर रुक नहीं सकता हूँ। नंबर 2, हेजिंग का सम। फ्रैंकली स्पीकिंग, हेजिंग का सम इस दुनिया से उठा देना चाहिए FRA का, क्योंकि काश ये मल्टीपल चॉइस एग्जाम होता। तब तो अगर हम प्रोस्पेक्टिव बोरोवर हैं, बोरोवर यानी मेरे को पैसा चाहिए 6 महीने बाद बोरो करना है 3 महीने के लिए, और डर लग रहा है ब्याज बढ़ने का। मैं एक प्रोस्पेक्टिव बोरोवर हूँ, मेरे को डर लग रहा है 6 महीने बाद ब्याज बढ़ने का, इसलिए मैं पहले से FRA बाई कर लूँगा 10% पे। तो 10% पे क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो। अगर कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो बोले, इसका मतलब 6 महीने बाद वेदर बाजार में इंटरेस्ट रेट 13 हो जाए या 7 हो जाए या 6 हो जाए या 50 हो जाए, आंसर 10 ही आएगा ना, बिकॉज मैंने तो 10% पे कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो कर लिया है, ठीक है। तो क्लास में सिखाया गया था कि आपको 10% आंसर लाना है, ठीक है। ये लोग 2 रेट्स देंगे, एक देंगे 6 महीने बाद 13 हो गया, एक बोलेंगे 6 हो गया। 6 महीने बाद रेट 13 हो गया, 6 हो गया। दोनों केस पे प्रूव करना है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है पर एनम, वो आपका 10% पर एनम आएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वाज टॉट इन क्लास, कि आपको आंसर पहले से पता है, ठीक है। इस सम को सिंस ज़्यादा मार्क्स का होता है तो कैश सेटलमेंट वाइज करते हैं। कैसे करते हैं? अगर अपने माने 50 लाख बोरो करना था, 50 लाख
borrow after 6 months, therefore buy 6 into 9 FRA at 10%। ठीक है। फिर केस 1, सपोज सब में दिया हुआ है, ये मत बोलिएगा रेट कहाँ से आया है, सपोज सब में दिया हुआ है आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ 3 मंथ लिबर इक्वल टू 13%। तो अपने कैसे करेंगे? तो करने का तरीका जो क्लास में सिखाया हुआ है वो क्या है कि आप लोग पहले FRA को सलटिएगा। तो FRA में तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट अभी निकाला था आप लोगों ने 36,320, ओके, पर वो प्रेजेंट वैल्यू याद रहे, ओके, प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। उसका फिर से फ्यूचर वैल्यू निकालना पड़ेगा। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू 36,320 इंटू 1 प्लस 0.13 इंटू 3/12। अब क्या है, जब डिवाइड किए थे तो राउंडेड ऑफ लिखे थे, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो लिखे ना जो ऊपर आया था 13 - 10 द होल परसेंट ऑफ 50 लाख इंटू 1/4 क्या आया था, 13 - 10 द होल परसेंट ऑफ 50 लाख इंटू 3/12 क्या आया था। मैंने पूछा 13 - 10 द होल परसेंट 3% ऑफ 50 लाख इंटू 3/12 क्या आया था। 13 - 10 3% ऑफ 50 लाख इंटू 3/12 क्या आया था, 37,500 आया था, ठीक है। तो सिंस प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू टाइम पास स्टेप है, देयरफॉर कुछ बैचेस में ये बोला था कि आप लोग डायरेक्टली डिफरेंस निकाल देना, पीवी मत करना। सिंस प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू टाइम पास हो रहा है, इसलिए सिखाया गया था कि आप लोग मत दिखाना, सीधा आप लोग डिफरेंस दिखा देना, ठीक है, FRA के सम में। बट इंस्टीट्यूट जब क्वेश्चन पूछ रही है तो वो लोग पूछ रही है बताइए जो आपने हेजिंग किया उस हेजिंग का इफेक्ट क्या हुआ। तो इफेक्ट में जो एग्जामिनर है वो ये आंसर चेक कर रहा है, इफेक्ट में एग्जामिनर ये आंसर चेक कर रहा है। 36,320 उसको दिखना चाहिए। अगर उसको 37,500 दिखता है तो वो आंसर को काट के रॉन्ग कर देगा। आई होप मैंने क्लियर कर दिया, अभी तक डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये वाला पॉइंट क्लियर कर दिया है। अब उसके अलावा बाजार से बोरो, बाजार से बोरो, विल बोरो फ्रॉम द मार्केट। तो बाजार से बोरो करेंगे तो इन दैट केस 50 लाख बोरो किए, बाजार के रेट पे 13% इंटू 3/12 क्या इंटरेस्ट आ रहा है। बाजार से बोरो किए तो क्या इंटरेस्ट आ रहा है। रोशन इंस्टीट्यूट ने क्या किया है उसके लिए एक बार रुक जाइए। बाजार से बोरो किए, अंजलि थक गई है, ब्रेक मांग रही है। अंजलि हम लोग ये सम कंप्लीट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा आराम करके आओ। 50 लाख का 13% 3/12 कितना आ रहा है। 50 लाख का 13% 3/12 कितना आ रहा है, 162,500 आ रहा है। तो 162,500 आ रहा है, ओके, 162,500 आ रहा है। अविनाश बोल रहा है डिस्कशन को ही छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। सोचो कितने सारे वैरायटी के लोग हैं, 162,500 आ रहे हैं। तो लॉजिकली अपना 162,500 इंटरेस्ट गया पर 37,500 फ़ायदा हुआ। तो नेट कॉस्ट क्या लगा, नेट कॉस्ट लगा जो ब्याज गया 162,500 माइनस 37,500, माइनस करना है या प्लस करना है ये तो कॉमन सेंस से समझना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट कॉस्ट लगा है पर 37,500 फ़ायदा हुआ है, तो जाहिर है नेट कॉस्ट कम हो गया। कितना आ रहा है नेट कॉस्ट, लेस करने के बाद नेट कॉस्ट क्या आ गया। किसी ने ऐड किया है, किसने ऐड किया है, ये ऋषभ ने ऐड किया है, ऋषभ ने ऐड किया है। 37,500 को ऋषभ ने ऐड किया है, जबकि वो गेन हुआ है 1,25,000, तो 1,25,000 कॉस्ट आया। तो ऋषभ आपने सिली मिस्टेक किया था, गौर से आप सोचेंगे ऐड कर दें, अरे सोचना पड़ेगा ना, वो इंटरेस्ट कॉस्ट है और वहाँ गेन हुआ है, माइनस होगा। 1,25,000 कॉस्ट लगा, देयरफॉर इफेक्टिव एनुअल कॉस्ट इक्वल टू 1,25,000 डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100 इंटू 12/3 इंटू 12/3, ओके। 1,25,000 डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100 इंटू 12/3 इंटू 12/3। यू कैन कैलकुलेट वो 10% एग्जैक्ट आ रहा होगा, यू कैन कैलकुलेट वो 10% एग्जैक्ट आ रहा होगा, वो 10% एग्जैक्ट आ गया होगा, 10% एग्जैक्ट आ गया होगा, ठीक है, 10% आ गया होगा। अब सुनिएगा प्लीज़, ठीक से सुनिए,
अब सब जन प्लीज ठीक से सुनिए, वरना समय वेस्ट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक से सुनिए, ICAI ने पहली बात है 37,500 नहीं, उन्होंने 36,320 किया, वो हम लोग के लिए ओके है। 36,320 चलो यार आप प्रॉफिट दिखा रहे हो, पर उसका फ्यूचर वैल्यू नहीं किया है, उसका फ्यूचर वैल्यू नहीं किया, सीधा 162,500 में से 36,320 लेस कर दिया है, तो एकदम गलत है। क्योंकि ये है 0, ये है 6 और ये है 9। हम लोग 50 लाख यहाँ बोरो किए तो उसका ब्याज 162,500 यहाँ जा रहा है, पर जो FRA में सेटल किए वो तो 37,500 का PV सेटल किए ना, 36,320। तो आप इसमें से ये लेस कैसे कर सकते हैं? 1,62,509 पे है और 36,320 6 पे था, बिकॉज PV हो गया था, उसको माइनस करना रॉन्ग है, रॉन्ग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये गलती मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये लोग करेंगे। केवल नवंबर 19 का पेपर में जो सम आया है उसमें ये गलती किया है। फ्यूचर में क्या करेगा मेरे को नहीं पता, आप मेरे से ऐसा जवाब चाहोगे जो मैं दे दूं तो मैं नहीं दे सकता हूं, आई डोंट नो। मैं ये ओके हूं कि हम लोग PV करके FV कर देंगे, PV करके FV कर देंगे, दिस आई एम ओके, और फिर एडजस्ट करेंगे। आई एम नॉट ओके विद दिस, आई एम नॉट ओके विद दिस। तो कोई भी स्टूडेंट अगर ये मानता है कि सर FRA के सारे सम्स में हम लोग जो बोरोइंग कॉस्ट है, इंटरेस्ट, उसको PV से लेस करेंगे या ऐड करेंगे, आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ इट। ठीक है, अगर ऐसा करते तो आंसर क्या आता प्लीज बताइएगा? 162,500 माइनस 36,320 कितना? 162,500 माइनस 36,320 कितना? 126,180। 126,180 डिवाइड बाय 50 लाख। 126,180 डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100 इंटू 12/3 कितना आ रहा है? 126,180 डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100 इंटू 12/3 क्या आ रहा है? तो वो 10% से जरा सा ऊपर आएगा। 126,180 डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100 इंटू 12/3, 10.09% लोग बोल रहे हैं। ओके, 10% से जरा सा ऊपर आ रहा है। तो दिस इज व्हाट ICAI हैज डन इन दिस नवंबर 19 सम के बारे में उन्होंने ऐसा किया है। एक तो PV किया, दैट वाज ओके, पर PV करके फिर से FV करना चाहिए था, फिर जाके एडजस्ट करना चाहिए था, उन्होंने PV के साथ ही कर दिया। ठीक है सर, हम लोग को क्या करना है? आई डोंट नो क्या करना है। मेरे ख्याल से PV के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहिए, 10% आंसर दिखाना चाहिए। सेम सम आ गया नवंबर 19 का जो मैं ले रखा हूं, तो एक अलग बात है। तो गिवन दैट मैंने बता दिया है, ओके, गिवन दैट मैंने बता दिया है, तो ये सम करने का अब कोई औचित्य नहीं रह गया। ठीक है, तो गिवन दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड, तो वी आर नॉट डूइंग दिस सम, यू कैन डू दिस सम योरसेल्फ। ICAI हैज डन द सॉल्यूशन, जैसा मैंने बोला कि उन्होंने PV किया, ये रहा 367,107 PV किया, फिर भूल के ब्याज में से PV लेस कर दिए, जबकि PV का FV करके फिर लेस करना चाहिए था, ऐड करना चाहिए था। तो 8.3% आंसर आना चाहिए था, उनका 8.31 आया है। ठीक है, तो somebody wants a spoon feeding कि सर ये वाला भी करा दीजिए, इसका मतलब आपको अपने ब्रेन्स पे घोर शक है, आपको अपने ब्रेन्स पे घोर शक है। मैंने सेम चीज़ बता दिया है, इतना आप ध्यान करके खुद से ऑडिट करके कर सकते हो। ठीक है ना? ओके, अब ब्रेक 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 स्क्रीन पे छाया हुआ है, ब्रेक 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 स्क्रीन पे छा गया है। ठीक है, ओके, और कोई बोल रहा है बॉन्ड वैल्यूएशन करवा दीजिए। तो आज का एजेंडा क्या था स्वाति, कि आज अपने डेरिवेटिव और अपने IRM और RM करने वाले हैं, और आप अचानक से बॉन्ड वैल्यूएशन का बात कर रहे हो। ठीक है, सो गॉड नोस आप कैसे ये प्रपोज कर सकते हो कि अपने करें। ओके, दोनों अल्टरनेटिव दे सकते हैं, दे देना, लेट्स होप वो कुछ तो मानेगा और तुम्हारे पास समय भी रहेगा। चलिए, तो वी आर टेकिंग अ ब्रेक। 11:51 करीब हुआ है, 11:51, 12 o'clock फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 11:51 हुआ है, 12 o'clock स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ टेक अ ब्रेक, जेन्युइनली ब्रेक, लिखना बंद कर दो। ठीक है, सुधीर ब्रेक का स्लाइड लगाओ जिन लोग, जिससे इनको आभास हो कि ब्रेक हो गया है।
आवाज़ सुन रही है? एक बार ओके बोल दीजिएगा। आवाज़ सुन रही है क्या? एक बार ओके बोलिएगा, आवाज़ सुन रही है क्या? ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो आपने आज क्या क्या कर लिए? बाइनोमियल मॉडल कर लिए, ब्लैक शोल्स मॉडल कर लिए, एफआरए डिस्कस कर लिए, जो एफआरए एक डेलिकेट टॉपिक है, ठीक है ना। अब टू पार्टी स्वैप का एक गलत सम आया था एग्ज़ाम में। टू पार्टी स्वैप का एक गलत सम था, मैं एक बार जस्ट खोज रहा हूँ कि मैंने वो लिया था क्या, नहीं। तो ये टू पार्टी स्वैप का कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी का, टू पार्टी स्वैप का कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी का 2 सम्स आज तक एग्जाम में आया है, ठीक है ना। टू पार्टी स्वैप का कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी का 2 सम्स एग्जाम में आया है। एक बार याद करा रहा हूँ सम में क्या होता है। 2 कंपनीज होते हैं ए और बी। ए को कुछ बोरो करने का मन होता है, बी को कुछ और बोरो करने का मन होता है। पर जब अपने चेक करते हैं तो पता चलता है सर ए को वो बोरो करना चाहिए जो बी को चाहिए, और बी को वो बोरो करना चाहिए जो ए को चाहिए। तो क्या होता है, ए से अपने बी का चीज़ बोरो करा लेते हैं, बी से अपने ए का, तो उल्टा बोरो कर लेते हैं। फिर वो लोग दोनों स्वैप करते हैं, जिससे अल्टीमेटली वो लोग को अपना डिज़ायर अचीव हो जाता है लोअर कॉस्ट पे, ठीक है। तो वो टू पार्टी स्वैप का टिपिकल सम है, हम तेरा बोरो करेगा तो मेरा बोरो कर, फिर स्वैप करेंगे, दोनों का कॉस्ट कम लग जाएगा। हाउएवर रिसेंट एग्जामिनेशन में, मेरे ख्याल से मई 19 या नवंबर 19 के पेपर में, मेरे को याद नहीं है, इंस्टीट्यूट ने भूल के एक ऐसा सम दे दिया जिसमें ए को जो बोरो करना है उसी में ए का एडवांटेज है, और बी को जो बोरो करना है उसी में बी का एडवांटेज है। तब तो स्वैप हो ही नहीं सकता है। पर सम को सॉल्व करते समय उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया। उन्होंने यही माना कि नहीं नहीं, ए को ख़राब वाला चीज़ बोरो करना है, बी को ख़राब वाला चीज़ बोरो करना है। तो वो सम मेरा यहाँ आना रह गया है, इट हैज़ नॉट कम, ठीक है। आप ये वाला सम अपने डिस्कस कर लेते हैं और इसके हेल्प से अपने आप लोग वो वाला सम ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। केवल अक्षय ऐसा स्टूडेंट है जिसके ऑडियो नहीं आ रहा है, बाकी सबके ऑडियो आ रहा है। संजय बोल रहे हैं यूट्यूब पे ये क्लास अवेलेबल होगी क्या? नहीं, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगी, मैंने बताया था, ठीक है। चलिए, और मई 19 का सम था, ये माधव बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ए एंड बी इंटेंड टू बोरो $2 लाख एंड $2 लाख इन येन रिस्पेक्टिवली, यानी ए को $2 लाख बोरो करना है, बी को येन बोरो करना है। ए को डॉलर बोरो करना है, बी को येन बोरो करना है। इधर ही सम समाप्त हो जाता है। ए येन बोरो करेगा, बी डॉलर बोरो करेगा, और अल्टीमेटली ए का जो आंसर लाएंगे स्वैप के बाद वो लाएंगे अपने डॉलर टर्म्स में, और बी का आंसर येन टर्म में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ए को डॉलर बोरो करना मतलब डॉलर बोरो नहीं करेगा, येन बोरो करेगा, फिर स्वैप कर कुरा के ए का जो आंसर लाएंगे वो डॉलर टर्म में लाएंगे, ठीक है। काश ये समझ में आ रहा होगा। ए को डॉलर बोरो करना है, ए डॉलर बोरो नहीं करेगा, येन बोरो करेगा, फिर स्वैप कर कुरा के ए का जो आंसर लाएंगे वो डॉलर टर्म्स में लाएंगे, कमती एज कंपेयर टू उसका जो लगता, ठीक है ना। ओके, वन सेकेंड, विस्मय बोल रहा है ऑडियो नहीं आ रहा है, विस्मय का ही नहीं आ रहा है, बाकी सबका आ रहा है, तो आई एम नॉट एबल टू हेल्प। चलिए, तो यहाँ रेट देखें, तो रेट अगर देखेंगे तो मेरा जो क्लास में कराने का तरीका था कि येन वाले में 5 और 8 तो ए को फ़ायदा है, और डॉलर वाले में 9 और 10 फिर से ए को फ़ायदा है। ए को दोनों में फ़ायदा है, पर ज़्यादा फ़ायदा किस में है? येन में। तभी तो एक कंपेरेटिव एडवांटेज का सम है। ए का येन में भी फ़ायदा है 5 और 8, और डॉलर में भी फ़ायदा है 9 और 10, पर ज़्यादा फ़ायदा किस में है? येन में। तो इसको कंपेरेटिव एडवांटेज बोलते हैं। और एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या था? जहाँ पे अगर डॉलर में होता 10 और 9 तो इसका मतलब बी को फ़ायदा होता, तो उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज बोलते। ओके, ये हमने किया था, ठीक है। इसमें आपका ऑडियो काम नहीं कर रहा, बाकी सबका कर रहा है, तो मैं क्लास को कैसे रोक सकता हूँ? ठीक है, तो आप बार बार लिख रहे हो, यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली ए बी डॉलर, सॉरी, येन डॉलर डिज़ायर,
डिज़ायर दिया था ए का $2 लाख बोरो करने का मन है, बी का येन बोरो करने का मन है। येन कितना निकालने एक बार, एक्सचेंज रेट 120 दिया है तो 2 इंटू 120, 2 इंटू 120 यानी 240 लाख येन, ठीक है ना। इसका रेट 5 है, इसका रेट 8 है, इसका रेट 9 है, इसका रेट 10 है। हार्डली मैंने कुछ किया है, सब में कुछ छुटने की बात ही नहीं है। सबको आवाज़ सुन रही है ना, एक बार फिर से पूछ लेता हूँ, ऑडियो की आवाज़ सबको सुन रही है ना? एक बार ओके बोल दीजिएगा। ओके, मेरे पास तो 25 जनों ने ओके बोला था। 25 people, 30 people spoke okay, therefore I continued. एक बार ओके बोल दीजिएगा अगर आपको आवाज़ सुन रही है तो। क्योंकि श्रुति बोल रही है आपने अनम्यूट नहीं किया है, सब जन ओके बोल रहे हैं। ओके, तो एक या दो जन है जिनके आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे पहले अपने अंडरलाइन करते थे। ए का मन क्या है, डॉलर अंडरलाइन, बी का मन क्या है, येन अंडरलाइन, ठीक है। और ये दोनों को स्टार देते हैं, ये रहा स्टार। अगर आपने क्लास की है मेरे से, मैं इस तरह से कराता था, ठीक है। तो इसका मतलब ए विल बोरो येन 240 लाख at 5%, B will borrow $2 लाख at 10%, and then swap. अब स्वैप में कौन किसको कितना देगा, अब स्वैप में कौन किसको कितना देगा उसके लिए, स्वैप में कौन किसको कितना देगा उसके लिए अपने सम को आगे रीड करते हैं। लिखा हुआ है, दे एंटर्ड अ करेंसी स्वैप अंडर विच इट इज अग्रीड दैट बी विल पे ए 1% over the yen interest that the latter will have to pay as a result of the swap. तो बी ए को देगा 1% ओवर द येन इंटरेस्ट रेट। तो ए का इंटरेस्ट क्या जा रहा है, ए का इंटरेस्ट जा रहा है 5, तो बी ए को क्या देगा 6। ए का इंटरेस्ट जा रहा है 5, तो बी ए को क्या देगा 6% देगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा है, वेर एज ए विल रीइंबर्स बी इंटरेस्ट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 9%, और ए बी को 9% देगा, ए बी को 9% देगा। कीपिंग द एक्सचेंज रेट इनवेरिएंट, एक्सचेंज रेट को 120 ही मानते हुए, क्वांटिफाई द अपॉर्चुनिटी गेन और लॉस कंपोनेंट ऑफ द अल्टीमेट आउटकम रिजल्टिंग फ्रॉम द करेंसी स्वैप। स्वैप से कितना फ़ायदा होगा ये पूछ रहा है दोनों पार्टी को। तो अकॉर्डिंगली अपने जब स्वैप अरेंज करते थे क्लास में, तो वी यूज टू ड्रॉ अ ग्राफ ए और बी, जिसमें स्टेप 1 होता था किससे क्या बोरो करवाए। तो ए से अपने 5% येन पे बोरो करवाए और बी से अपने 10% डॉलर में बोरो करवाए। बोरो कराने के बाद बी ए को क्या देगा, सब में लिखा हुआ था बी ए को 6% देगा, 6% येन में, और ए बी को क्या देगा 9% डॉलर में, ये सब जो लिखा हुआ था। उसके बाद ए का इफ़ेक्टिव कॉस्ट क्या आ गया, आप देखेंगे 6 माइनस 5, 1% का फ़ायदा, 9 माइनस 1, 8% उसका इफ़ेक्टिव कॉस्ट आ गया डॉलर में। और बी जो है उसके पास 9 आया, 10 गया, 1 एक्स्ट्रा गया और 6 गया, यानी कितना गया 7% येन में। सो दिस इज द आंसर। ए का कॉस्ट 8% आया है, बी का कॉस्ट 7% आया है, ठीक है ना। ए का कॉस्ट 8% आया है, जबकि ए खुद बोरो करता तो उसका कॉस्ट क्या लगता 9%। तो ए को फ़ायदा क्या हुआ है, ए को गेन इज इक्वल टू 1% ऑफ $2 लाख इक्वल टू डॉलर्स 2000। बी का 7% लगा है वर्सेस बी का खुद का रेट क्या था, बी का खुद का जो येन का रेट था वो 8% था, ठीक है ना। तो बी का 7% लगा है तो वर्सेस 8%, तो बी को फ़ायदा हो गया गेन इक्वल टू 1% ऑफ येन 240 लाख।
इक्वल टू येन 2.4 लैक्स। ये फ़ायदा है। ये सारे के सारे बैचेस में कराया हुआ है, जितने बैचेस है, कोई 2016 में पढ़ा है, 17 में, 18 में, 19 में, सबको कराया हुआ है। ठीक है, सम 2 पार्टी स्वैप का। ठीक है, तो ऑब्वियसली सम डिफ़िकल्ट नहीं है। ऐसा सिमिलर सम मई 19 में आया था, वो सब में भी ऐसे ही करना था, पर उस सब में भूल के इंस्टीट्यूट ने ये लिख दिया था कि ए को बोरो करना है येन, बी को डॉलर। तो आप वो सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे कि सम में मिस्टेक है, यू कैन ईजिली सॉल्व द सम। ठीक है ना? ओके, चलिए। 240 लाख था ना, 240 लाख का 1% क्या होगा? 2.4 लैक्स। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट। तो ये IRM का सम था। अब वापस से एक बार हेजिंग के सम में आ जाता हूँ। हेजिंग के सम में आ रहा हूँ। ठीक है ना? तो हेजिंग का ये सम है जो RTP में या किस में गलत दिया हुआ रिसेंटली, देखिएगा। हेजिंग का सम है, दिस इज इनवॉइसिंग, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर्स हेजिंग। इनवॉइसिंग, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स। इनवॉइसिंग, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स का सम है, एक बार एग्जाम में आया हुआ है, सेकेंड टाइम आने का उम्मीद है। इनवॉइसिंग, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स तीनों का सम मिला के है। सम में इंस्टीट्यूट ने पहले भी कुछ गलती की थी, इस बार और भयानक गलती कर दी है, तो यू शुड बी अवेयर कि क्या चल रहा है। लेट्स सी। तो सम देख रहे हैं आप। नाइट्रोजन, अ यूके कंपनी, is in the process of negotiating an order amounting to 4 million euro with a large German retailer on 6-month credit. तो यूके कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है यूरोप में। यूरो आने वाला है 4 मिलियन, यानी 40 लाख यूरो आने वाला है। ठीक है, यूके कंपनी है, यूरो में एक्सपोर्ट कर रही है, 40 लाख यूरो आने वाला है। यूरो गिरने का डर, यूरो गिरने का डर। ठीक है ना? आगे, if successful, this will be the first time that nitrogen has exported goods into the highly competitive German market. The following 3 alternatives are considered for managing transaction risk. आपको याद होगा 3 तरह का रिस्क होता है, ट्रांजैक्शन, ऑपरेटिंग, इकोनॉमिक। ये सब ओल्ड सिलेबस पे थियोरी के अंदर आते हैं। ठीक है ना? न्यू सिलेबस पे ये थियोरी का स्कोप नहीं बचता है। पहला, इनवॉइस द जर्मन फर्म इन स्टर्लिंग यूजिंग द करंट एक्सचेंज रेट टू कैलकुलेट द इनवॉइस अमाउंट। यानी कि आप बिल 40 लाख यूरो का मत बनाओ, बिल पाउंड में बनाओ। तो बिल अगर पाउंड में बनाएंगे तो अपने पास पाउंड आएगा, कोई रिस्क ही नहीं है। ठीक है ना? देयर इज नो ट्रांजैक्शन रिस्क। और स्पॉट रेट से चेंज करना है, 40 लाख यूरो आने वाला है, स्पॉट से चेंज करना है पाउंड में। नंबर 2, सॉरी कहाँ गया, ऑल्टरनेटिव ऑफ इनवॉइसिंग द जर्मन फर्म इन यूरो, यूरो में बिल बनाओ, एंड फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट टू हेज द रिस्क। फॉरवर्ड कवर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लो 40 लाख यूरो बेचने का 6 मंथ बाद। थर्ड, इनवॉइस द जर्मन फर्स्ट इन यूरो, यूरो में बिल बनाओ, एंड सफिशिएंट 6 मंथ स्टर्लिंग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट टू हेज द ट्रांजैक्शन रिस्क। तो थर्ड वाला है फ्यूचर्स कवर, सेकेंड वाला है फॉरवर्ड कवर, और फर्स्ट वाला है इनवॉइसिंग। ओके, 3 पार्ट है सम में। ठीक है, नीलेश पूछ रहा है, इफ वी नो क्वेश्चन इज रॉन्ग, व्हाट वी हैव टू डू इन द एग्जाम? कॉमन सेंस यू हैव टू अप्लाई, वॉट एवर कॉमन सेंस हिट्स एट दैट टाइम। कैसे बता सकते हैं कि उस समय कौन से सम में कैसा मिस्टेक होगा? ठीक है, वी कैन नॉट से। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल, तो यू आस्किंग मी समटाइम्स थिंग्स विच आई हैव नो आंसर टू, एंड आई एम नॉट टू ब्लेम फॉर इट, बिकॉज आई एम नॉट द CA इंस्टीट्यूट सेटिंग द क्वेश्चंस. आई कैन जस्ट शेयर विथ यू व्हाट हैज हैपेंड अप टिल नाउ. तो ये स्पॉट रेट दिया हुआ है, फॉरवर्ड प्रीमियम दिया हुआ है, देखिएगा प्लीज. जब पहले ये सम आया था तो फॉरवर्ड प्रीमियम दे के लिखा हुआ था 60-55. आई रिपीट, जब पहले ये सम आया था तो फॉरवर्ड प्रीमियम लिखने के बाद लिखा हुआ था 60 और 55, यानी हाई लो लिखा हुआ था. तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि हाई लो का मतलब होता है लेस, पर यहाँ लिखा हुआ था प्रीमियम. बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, सुन लीजिए ठीक से. जब पहले ये सम आया था जो मेरे बुक में भी है तो लिखा हुआ था 60-55. तो सिंस हाई लो था तो लेस करना था, पर सिंस फॉरवर्ड प्रीमियम तो ऐड करना था. तो इंस्टीट्यूट ने लिखा था कि भाई दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है, जिसने जो किया दैट्स ओके ना. उन्होंने अपना मिस्टेक समझ के इस सम को रेक्टिफाई करने का कोशिश की है और इन्होंने इसको लो हाई दे दिया है 0.55, 0.60. तब तो दिक्कत हट गई, पर क्या मिस्टेक की है सॉल्यूशन में वो अभी दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद, ठीक है ना.
देखिए 6 मंथ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया हुआ है पाउंड में, और स्पॉट रेट एंड 6 मंथ फ्यूचर रेट दिया हुआ है. कैलकुलेट द नियरेस्ट पाउंड द रिसीट फॉर नाइट्रोजन अंडर ईच ऑफ द 3 प्रपोजल. तो ध्यान दीजिए, पहला वाला प्रपोजल अपने को इनवॉइसिंग पाउंड में करना है. 40 लाख यूरो जो आने वाला है उसका बिल पाउंड में बनाना है स्पॉट रेट पे. तो यूरो आने वाला है, यूरो को सेल करना है. कौन सा रेट देख लीजिएगा, स्पॉट रेट देखना है. कौन सा रेट, 1.1750 या 70, 1.1750 या 1.1770. यूरो को सेल करना है तो 1.1750 या 1.1770, 50 या 70, 50 या 70 यूरो को सेल करना है. कौन सा रेट, 50 या 70 यूरो को सेल करना है. कौन सा रेट, 50 या 70? वेरी गुड, 70, क्योंकि रेट पर पाउंड है. रेट जो है वो पर पाउंड है, इट्स यूरो पर पाउंड, यानी कि बेस करेंसी पाउंड है. यूरो को सेल करना है मैंने पाउंड को बाय, यूरो को सेल करना है मैंने पाउंड को बाय. आस्क रेट तो 1.1770 से डिवाइड होगा. आंसर बताइए, 1.1770 से डिवाइड होगा. तो पहला आंसर हो गया, पहला आंसर हो गया ऑल्टरनेटिव 1. इनवॉइस अमाउंट इक्वल टू 40 लाख डिवाइड बाय 1.1770, 3398,471, 3398,471, 3398,471. दिस इज द आंसर. राघव कुछ और आंसर दे रहे हैं, बाकी सब जन का आंसर करेक्ट है. 3398,471, ठीक है. 1.1770 ये स्पॉट रेट चल रहा है, फॉरवर्ड रेट नहीं चल रहा है. मोनिका फर्स्ट ऑल्टरनेटिव था, हम लोग स्पॉट रेट पे इनवॉइसिंग करेंगे, अभी फॉरवर्ड में एंटर नहीं किए, ठीक है. सेकेंड ऑल्टरनेटिव, अब अपने को फॉरवर्ड हेज करना है. तो फॉरवर्ड हेज जो करना है उसके लिए फॉरवर्ड अपने को यूरो सेल करना है, माने पाउंड बाई करना है. तो 1.1770 प्लस 0.0060, 1.1770 प्लस 0.0060 जो फॉरवर्ड रेट होगा, द फॉरवर्ड रेट ऑल्टरनेटिव 2 6 मंथ फॉरवर्ड रेट 1.1770 प्लस 0.0060 कितना आ रहा है, 1.1830 आ रहा है, 1.1830. देखो आंसर होगा इनफ्लो आफ्टर 6 मंथ्स इक्वल टू 40 लाख डिवाइड बाय 1.1830, 40 लाख डिवाइड बाय 1.1830. तो ये आंसर क्या है, 3381,234, 3381,234, 3381,234. दिस इज द आंसर. ना इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे गलत कर दिया है, मैं आंसर दिखा रहा हूँ. इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया है देखिए, सेकेंड ऑल्टरनेटिव में फॉरवर्ड रेट निकाला है 1.1770 प्लस 0.0055, 1.1770 प्लस 0.0055. तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. आप 1.1770 आस्क रेट ले रहे हैं और उससे ये वाला स्वैप पॉइंट एडजस्ट कर रहे हैं, आस्क रेट ले रहे हैं और ये वाला स्वैप पॉइंट, ऐसा तो कहीं होता नहीं है. तो ये मिस्टेक क्यों हो गया, बिकॉज पहले जो लिखा हुआ था इनका पुराने सब में वो 60-55 लिखा हुआ था. तो 55 राइट साइड में था ना, तो भूल के क्वेश्चन को तो सुधार दिया, आंसर को सुधारना भूल गया चोमू लोग, ठीक है. 1.1770 प्लस 0.0060 होगा, ठीक है. अगर ऐसा मिस्टेक होता है तो इन दैट केस जब पता चलेगा सबको तो मार्क्स मिलेगा, बिकॉज सब जन कंप्लेन करेंगे, जो लोग अपना पेपर देखेंगे दे हैव टू एक्सेप्ट. और इसमें भी आप बोलोगे कि नहीं सर हम लोग रट लेते, तो कितना रटोगे, बिकॉज इस सम का एक ओरिजिनल वर्जन है पुराना, इस सम का एक नया वर्जन है ये वाला. तो क्या पता कौन सा वर्जन आएगा, क्या पता वो कौन सा को लेके करेक्ट करेगा. इसका मतलब 1.1770 प्लस 0.0060 पे करना चाहिए. पक्का कोई ना कोई कुछ डायलॉग दे रहा होगा, तो इसलिए देख रहा हूं क्या डायलॉग दे रहे हैं. और बोलते हैं हम लोग को विदाउट टाइम पास किए बता दो कहाँ कहाँ गलती. हम लोग क्यों बताएं,
तुम लोग तो ग्रेट हो ना, तुम लोग के पास तो ब्रेन्स है। जो गलतियां हुई है तुमसे वो तो सिली मिस्टेक हुई होगी जो आप खुद ही निकाल लोगे। हम लोग क्यों बताएं क्या गलतियां है, और प्लस बताएंगे तो हम लोग को समझाना पड़ेगा, बिकॉज आपको हाई फाई गलतियां समझ में थोड़ी आएगी, ये चोमू वाली समझ में आ जाएगी। बहुत जगह तो हाई फाई गलतियां भी है। चलिए, तो ये हो गया अपना आंसर हो गया फ्यूचर्स कवर। फ्यूचर्स कवर का अच्छा रिवाइज होगा, प्लीज सुन ले। फ्यूचर्स कवर में क्या था, पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ। फ्यूचर्स कवर में क्या था, रिवाइज करा रहा हूँ। जिस बच्चे के टच में नहीं अच्छा रहेगा, फ्यूचर्स काटा कूटी के लिए होता है, कैश सेटलमेंट। इसके लिए अपने को पता लगाना है फ्यूचर्स को बाई करना है कि सेल। तो इस पर एक डायलॉग था, हेजिंग का मतलब जिस चीज़ का डर है उस चीज़ से फ़ायदा उठाना है। हेजिंग का मतलब जिस चीज़ का डर है उस चीज़ से फ़ायदा उठाना है। अपने यूके कंपनी है, यूरो आने वाला है, तो अपने को यूरो गिरने का डर है, तो अगर यूरो फ्यूचर्स हुआ तो सेल, पर अगर पाउंड फ्यूचर्स हुआ तो बाय। आई रिपीट अगेन, यूरो आने वाला है तो यूरो गिरने का डर, तो यूरो फ्यूचर्स सेल, पर यूरो फ्यूचर्स नहीं हुआ तो पाउंड फ्यूचर्स हुआ तो पाउंड फ्यूचर्स बाय। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन द स्टफ, ठीक है ना। रिसीवेबल के सम में उसी करेंसी का फ्यूचर्स तो सेल, वरना होम करेंसी का फ्यूचर्स तो बाय। नोट्स में चाप चाप के लिखाया हुआ है। तो इस सम में किसका फ्यूचर्स है, 6 मंथ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट साइज इज पाउंड 62,500, तो पाउंड का फ्यूचर्स है। ऐसे भी दाम यूरो पर पाउंड दिया हुआ, देख लीजिए 1.1760। दो प्रूफ है कि ये पाउंड का फ्यूचर्स है। पहला तो लॉट साइज पाउंड में दिया हुआ है, नहीं पाउंड का फ्यूचर्स है। दूसरा पाउंड फ्यूचर्स का भाव तो यूरो में होगा ना, तो यूरो 1.1760 पर पाउंड। तो आई होप ये क्लियर है। तो पाउंड फ्यूचर्स बाई करना है, पाउंड फ्यूचर्स बाई करना है, बाई। तो पाउंड फ्यूचर्स बाई करना है 1.1760 पे। स्टेप 1 पाउंड फ्यूचर्स बाय, स्टेप 1 पाउंड फ्यूचर्स बाय। तो ऑल्टरनेटिव 3 में स्टेप 1 क्या हो गया, अफ्रेड ऑफ यूरो फॉलिंग पाउंड राइजिंग, सो बाय पाउंड फ्यूचर्स। सर क्या ये एग्जाम में ये लिखना पड़ता है? नहीं सर, तो क्यों आप लिखाते हैं जिससे आपको बाद में लॉजिक याद आ पाए। अफ्रेड ऑफ दिस, दिस ऑफ दिस लिखते ही नहीं ये लोग। बाय पाउंड फ्यूचर्स एट 1.1760। अब कितना फ्यूचर्स बाय आप लोग बताइएगा, कितना फ्यूचर्स बाय करे, कॉन्ट्रैक्ट बताइएगा। कितना कॉन्ट्रैक्ट बाई करे बताइएगा। शालू बोल रहे रिपीट कीजिए। आई एम रियली सॉरी शालू, नहीं रिपीट कर पाऊंगा, मैंने मशीन हूँ नहीं ना, तो हो सकता है आपका वीडियो नहीं चला हो सकता है जो भी हुआ हो, मैं नहीं रिपीट कर पाऊंगा। मैंने बहुत बढ़िया से अभी समझाया ये। कितना फ्यूचर्स बाई करना है, तो सब 64 निकाल रहे हैं। फ्यूचर्स को कितना बाई करना उसका फॉर्मूला था, नंबर ऑफ फ्यूचर्स इक्वल टू एक्सपोजर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय फ्यूचर्स प्राइस। एक्सपोजर इक्विवेलेंट क्या हुआ, एक्सपोजर इक्विवेलेंट हुआ जो 40 लाख यूरो है उसको डिवाइड बाय 1.1770 फ्यूचर्स प्राइस से, और 62,500, सॉरी डिवाइड बाय फ्यूचर्स प्राइस नहीं, डिवाइड बाय लॉट साइज। क्या कर रहा हूँ, एक्सपोजर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय लॉट साइज, मैंने भूल के फॉर्मूला गलती लिखा है। एक्सपोजर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय लॉट साइज होगा, एक्सपोजर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय लॉट साइज, ठीक है। तो एक्सपोजर 40 लाख था, उसका होम करेंसी इक्विवेलेंट और डिवाइडेड बाय लॉट साइज, तो ये कितना आ रहा है, 40 लाख को पहले पाउंड में चेंज किया तो 40 लाख बाय 1.1770 और फिर डिवाइड बाय 62,500, तो कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं राउंडेड ऑफ 54.42, यानी 54 फ्यूचर्स बाय। बहुत जन ये सब रॉन्ग करके आएंगे अगर आया तो। 54 फ्यूचर्स बाय, 54 फ्यूचर्स बाय, ओके। होम करेंसी इक्विवेलेंट एज पर फ्यूचर्स प्राइस डिवाइडेड बाय लॉट साइज, तो 54 फ्यूचर्स बाय। स्टेप 3 हिसाब या सल्टाव, स्टेप 3 हिसाब। तो फाइनल हिसाब क्या है, उस दिन फ्यूचर्स को काटेंगे, स्क्वायर ऑफ फ्यूचर्स, स्क्वायर ऑफ फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स हम लोग बाई किए थे 1.1760 पे और बाद में दाम क्या हो गया
1.1785। ध्यान दें, बाद में स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों का दाम सेम दिया हुआ है, लगता है ऑन मैच्योरिटी पहुंच गए थे। हो सकता है अलग अलग देता, स्पॉट रेट अलग, फ्यूचर्स अलग। तो फ्यूचर्स का जो फ़ायदा घाटा वो फ्यूचर्स से निकालते हैं, और जो बाजार में सेल करेंगे वो बात कब आते हैं सेकंड स्टेप में, वो वाला स्पॉट से। तो फ्यूचर्स और स्पॉट सेम दिया है, यानी यही फ्यूचर्स प्राइस है, यही स्पॉट प्राइस है। तो हम लोग 1.1760 पे फ्यूचर्स को बाई किए थे, और 1.1785 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल। 1 पॉइंट क्या लिख रहे हैं ये, 1.1770 कैसे आया सर उसमें, किस में? अब आप पहुंच गए स्टेप 1 में। आई एम नॉट एबल टू हेल्प। कोमल बोल रही है 1.176 से डिवाइड क्यों नहीं होगा? कौन सा 1.176? वो 1.176 से ही तो होगा, फ्यूचर्स प्राइस से होगा। मैंने गलती लिखा है, आई एम रियली सॉरी, आई डेंट सी। ये डिवाइड गलती से कर दिया है मैंने। ये जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालते समय मैंने डिवाइड गलती की है। ये डिवाइड बाय फ्यूचर्स प्राइस होता है ना, आई एम रियली सॉरी, ध्यान नहीं दिया। 40 लाख बाय 1.1760 इंटू 62,500, जो फ्यूचर्स प्राइस है उसी से डिवाइड होता है। कॉपी में लिखाया हुआ है होम करेंसी इक्विवेलेंट बेस्ड ऑन फ्यूचर्स प्राइस डिवाइडेड बाय लॉट साइज। तो भूल के मैंने देखा नहीं था, 1.1760 से ही डिवाइड होगा। ओके, स्टेप 2 में 40 लाख बाय 1.1760 इंटू 62,500 होम करेंसी इक्विवेलेंट बेस्ड ऑन फ्यूचर्स प्राइस। तो ये 54 ही आ रहा है क्या? तो ये 54 ही आ रहा है क्या? तो ये 54 ही आ रहा है क्या? ओके, 54 ही आ रहा है, चलो वो चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, 54 ही आ रहा है। ओके, अब हिसाब स्क्वायर ऑफ फ्यूचर्स, तो फ्यूचर्स में फ़ायदा हो गया क्योंकि फ्यूचर्स का दाम हो गया 1.1785 माइनस बाई किए थे 1.1760 होल मल्टीप्लाइड बाय 62,500 इंटू 54। कितना प्रॉफिट हो रहा है? अपने फ्यूचर्स बाई किए थे, दाम बढ़ गया, प्रॉफिट हो गया 1.1785 माइनस 1.1760 होल इंटू 62,500 इंटू 54। कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है प्लीज़ बताइए, कितना प्रॉफिट आ रहा है? 8437, 8438 का गेन है क्या? ठीक है, 38 मान लेते। 8438 यूरो का गेन, यूरो। पाउंड फ्यूचर्स काटेंगे तो फ़ायदा घाटा कभी भी पाउंड में नहीं आएगा, फ़ायदा घाटा उस करेंसी में आएगा जिसमें पाउंड फ्यूचर्स डिनोमिनेटेड है, यानी यूरो में। 8438 यूरो का फ़ायदा, पाउंड फ्यूचर्स काटेंगे तो फ़ायदा घाटा यूरो में आया। अब उसके अलावा टोटल अमाउंट ऑफ यूरो टू बी सोल्ड, कितना यूरो बेचना है? जो 40 लाख यूरो पार्टी से आने वाला है प्लस 8438, 40 लाख प्लस 8438, ठीक है। तो इतना यूरो बेचना है, 40 लाख प्लस 8438 यूरो बेचना है। कौन से रेट पे? जो बाजार का स्पॉट रेट है। तो बाजार का स्पॉट रेट तो वही है जो फ्यूचर्स रेट है सब में, 1.1785 एट द रेट ऑफ 1.1785 एट द रेट ऑफ 1.1785। तो 40 लाख 8,438 इंटू 1.1785, टेल मी व्हाट? जाहिर है डिवाइड करना है, 40 लाख 8,438 डिवाइड बाय 1.1785, $3,401,305 पाउंड आंसर। 3,401,305 पाउंड आंसर। 3,401,305 पाउंड आंसर। विस्मय पूछ रहा है, जिसको ऑडियो नहीं आ रहा था, कि क्या हम लोग को नंबर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को राउंड ऑफ करना है? बहुत ही सरप्राइजिंग डाउट है विस्मय, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा राउंड ऑफ होता है, मतलब आपने टॉपिक नहीं किया होगा तो अलग बात है, वरना आई एम रियली सरप्राइज्ड अबाउट दिस क्वेश्चन। 3,401,305, ठीक है। तो अपना $3,401,305,
सो दैट मीन्स अपना आंसर आया, एक आया था 338, एक आया था 339, सबसे हाईएस्ट आंसर इसी में आया है. सो दिस इज द बेस्ट आंसर. ओके, दिस इज द बेस्ट आंसर. 3401 305. अपने को फ्यूचर्स कवर करना चाहिए. फ्यूचर्स इज द बेस्ट. अभी रिसेंटली एक सम है, पता नहीं कौन सा, उसमें वो जो ज़िंदगी भर से एक सम आया हुआ है ना, रूपी हेजिंग का, फ्यूचर्स से रूपी फ्यूचर्स यूज़ करते, करीब 25 बार आया होगा वो सम. उस सम में इंस्टीट्यूट ने आखिरी बार रॉन्ग किया है. कोई लॉस आ रहा है शायद फ्यूचर्स में, उन्होंने गेन दिखा दी है, ऐसा कुछ है, या गेन आ रहा है लॉस दिखा दिया है, ये लॉस आ रहा है गेन दिखा दिया है. उसके ऊपर बच्चों का बहुत सारा डाउट आ रहा है कि सर ICI हैज़ डन इट रॉन्ग. ये दे हैव डन इट रॉन्ग. वो लोग गेन को लॉस या लॉस को गेन दिखा दिए कि ऐसा ही रूपी फ्यूचर्स का हेजिंग का सम था. आप लोग को याद आ रहा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा टच में. ठीक है ना. ओके, शुभम बोल रहे हैं सर टेलीग्राम पे चैट इज म्यूटेड, वेयर टू आस्क डाउट. तो आपको हटाया गया होगा किसी कारण से, आपने कुछ ज़बरदस्त कुछ लिखा होगा जिसकी वजह से आप म्यूटेड हो. ठीक है. ओके, नेक्स्ट. सबसे लॉलीपॉप टॉपिक जो न्यू सिलेबस में चल रहा है, जो ओल्ड सिलेबस वाले जलेंगे, ओके, वो है रिस्क मैनेजमेंट. इवन इलेक्टिव पेपर वाइज ऑल्सो, एंड इवन SFM में जो रिस्क मैनेजमेंट वो वाइज ऑल्सो. सो रिस्क मैनेजमेंट में वैल्यू एट रिस्क का जो सम है, वो सम इंस्टीट्यूट जो है वो थोड़ा अलग ढंग से कर रही है, मैंने प्रेजेंटेशन अलग है इंस्टीट्यूट का. तो जो लोग अभी अभी बैच किए थे 2019 में या 18 में, वो लोग को तो वो स्टाइल से कराया हुआ है, पर जो पहले किए हुए थे उनको अलग स्टाइल से कराता था. वो स्टाइल वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं. तो जो चेक कर रहा है उसके टाइम पे तो वैल्यू एट रिस्क था नहीं, इस कारण से वो गलत चेक कर दे रहा है, मार्क्स कट जा रहा है. तो प्लीज़ सावधानी, ध्यान दीजिए. 2 मिनट एंड यू गेट सॉलिड मार्क्स इन द एग्जाम. ठीक है. रिस्क मैनेजमेंट से या तो एक प्रैक्टिकल या एक थियरी, दोनों में से एक आने का उम्मीद है. अगर प्रैक्टिकल आया तो गंगा नहा लिए, वैसा वाला हाल है. ये लोग कैसे सम कर रहे हैं प्लीज़ देखिएगा. ओके, वी आर लुकिंग एट द सम ऑफ वैल्यू एट रिस्क, क्वेश्चन नंबर 50. वैल्यू एट रिस्क क्वेश्चन नंबर 50. मिस्टर जे का पोर्टफोलियो दिया हुआ है. ABC में 200 लाख लगाया है, XYZ में 200 लाख. डेली स्टैंडर्ड डिविएशन है, बढ़िया बात है, डेली दिया हुआ है स्टैंडर्ड डिविएशन 1%. तो इंस्टीट्यूट क्या करती है, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिविएशन का अमाउंट निकाल लेती है. तो 1% ऑफ 200 लाख, 2 लाख SD ऑफ A, 2 लाख SD ऑफ XYZ. यानी कि अपना हैबिट हमेशा SD को परसेंटेज में बोलने का है ना. इंस्टीट्यूट वैल्यू एट रिस्क के सम में SD को पहले अमाउंट में निकाल लेती है. यानी 1% ऑफ 200 लाख 2 लाख, 1% ऑफ 200 लाख 2 लाख. इज इट ओके. तो 2 लाख SD आ गया पर डे का SD अमाउंट में. अब उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.3 है, तो SD ऑफ द पोर्टफोलियो निकल जाएगा. सिग्मा स्क्वायर A प्लस सिग्मा स्क्वायर B प्लस 2 इंटू R इंटू सिग्मा A सिग्मा B. तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.3 इंटू 2 इंटू 2. 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.3 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है सर. वेट कहाँ गया, वेट ऑलरेडी आ गया ना 200 लाख में. 200 लाख पे जो लगाए अपने 1%, तो अमाउंट से ही तो वेट आता है. तो वेट का इफेक्ट अमाउंट में आ गया, वेट का इफेक्ट अमाउंट में आ गया. सर क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, हाफ स्क्वायर इंटू ये स्क्वायर नहीं कर सकते हैं? यही तो बोल रहा हूँ, मत कीजिएगा. जैसे ये लोग कर रहे हैं वैसे ही कीजिए. पहले SD अमाउंट में निकालिए और फिर SD ऑफ द पोर्टफोलियो. पहले SD अमाउंट में निकालिए. सर हम लोग किसी और तरह से नहीं कर सकते हैं क्या? प्लीज़ मत कीजिएगा, और आपका मन. ठीक है. तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.3 इंटू 2 इंटू 2 द होल का स्क्वायर रूट, वो SD ऑफ द पोर्टफोलियो आ जाएगा. ठीक है ना. यानी कैसे सॉल्यूशन हुआ, सबसे पहले अपने सिग्मा A 1% ऑफ 200 लाख 2 लाख, सिग्मा B 1% ऑफ 200 लाख 2 लाख पर डे. कोई कुछ लिख रहा होगा, मैं अभी देख रहा नहीं हूँ, जानबूझ के राइट अप. ठीक है, जिससे कि मैं डाइवर्ट नहीं हूँ. स्टेप 2, सिग्मा P रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोरिलेशन 0.3 इंटू 2 इंटू 2. कितना आ रहा है ये?
2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोरिलेशन इंटू 2 इंटू 2 अमाउंट का इफेक्ट ऑलरेडी इस पे आ चुका है। श्रेया पूछ रही है हाउ कैन वी बी पार्ट ऑफ टेलीग्राम ग्रुप। ओपन ग्रुप है बाय द नेम ऑफ SSCI SFM एकेडमिक डिस्कशन। SSCI SFM एकेडमिक डिस्कशन, दैट्स द सेम चैनल फॉर डाउट। एक तो ग्रुप है जिसमें वन वे ग्रुप है, वो तो केवल जाता है, और एक टेलीग्राम ग्रुप है डिस्कशन का। सबको पता है, पता नहीं आपका फ्रेंड सर्कल इतना कम कैसे। 3.22 लैक्स सिग्मा पी, 3.22 लैक्स। स्टेप 3, ये पर डे आया है पोर्टफोलियो का, पर डे। स्टेप 3, 10 डे का 99% वॉर निकालना है। तो 99% वॉर मतलब 1% इन द टेल, तो उसका Z 2.33 याद करवाया था। Z 2.33 दे भी दिया है, 2.33 लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंगली 10 दिन का वॉर निकालना है। तो 10 डे सिग्मा पी इक्वल टू स्क्वायर रूट रूल याद होगा, 3.22 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है, 3.22 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 क्या आ रहा है ये? 3.22 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये आ रहा है 10.1825, 10.1825 लैक्स। फिर एट 99% Z इक्वल टू 2.33, therefore वॉर इक्वल टू 2.33 इंटू 10.1825। जिसको आता है वो सोच रहा होगा कि क्यों सर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है इतना इजी में मार्क्स कैसे लुटता है। 23.725 लैक्स आंसर, 23.725 लैक्स आंसर, 23.725 लैक्स आंसर। 23.76 बोल रहा है कोई, मे बी 23.725 लैक्स आंसर। एक बार चेक करें। 23.76 है, तो कहीं कहीं राउंड ऑफ में मैंने 2 डेसिमल 3 डेसिमल जो लिया उसके कारण डिफरेंस है। ठीक है, 23.76 लैक्स। तो ICI का स्टाइल क्या है, वो लोग SD अमाउंट में निकालते हैं। वॉर के सम में ICI का स्टाइल SD अमाउंट में निकालता है। सिंस मैंने पोर्टफोलियो सिखाया था और पोर्टफोलियो में आप लोग का हैबिट नहीं है SD अमाउंट में निकालना, तो मैंने शुरू में 2017 का जो बैच था उसमें अमाउंट वाइज नहीं कराया था, लास्ट में अमाउंट यूज़ करता था। ठीक है, तो बट अभी ये लोग यूज़ कर रहे हैं ऐसे, तो ठीक है ऐसे कर लेंगे, देयर इज़ नो इशू एट ऑल। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट का जो 2 तरह का सम्स है, केवल 2 सम्स है, उसको ठीक से देख लीजिएगा। ठीक है, कि उस पर रॉन्ग नहीं हो जाए। मैं दूसरा सम पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। डेरिवेटिव का कुछ पोर्शंस डिस्कस किए, ऑफ कोर्स स्ट्रैडल्स ट्रायंगल कुछ भी डिस्कस नहीं किए, ऑप्शन हेजिंग नहीं डिस्कस किए। ठीक है, वी डिड बाइनोमियल मॉडल, वी डिड ब्लैक शोल्स मॉडल। बाइनोमियल में 2 पीरियड नहीं किए, ब्लैक शोल्स में स्पेशल केस नहीं किए जिसमें डिविडेंड पेइंग स्टॉक होता है। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ अंदरूनी का नहीं किया हुआ है। IRM में FRA का आर्बिट्राज का सम नहीं किए, FRA प्राइसिंग का सम नहीं किए। ठीक है, तो स्वैप में और भी तरह का सम्स था, स्वैप का प्राइसिंग 1 माइनस DL बाई समेशन D वो नहीं किए, स्वैप स्ट्रक्चरिंग का सम नहीं किए। ठीक है, तो कैप एंड फ्लोर नहीं किए। तो मेनी टॉपिक्स वी हैवंट डन। It is not that these classes are sufficient, but it provides you a push to now pick up the stuff with the help of the rhythm that is provided. ठीक है, तो आपको उसकी हेल्प से पिक करना पड़ेगा स्टफ।